चलिए लेट स्टार्ट विद बेटा टैक्स लॉज, कंप्लीट पेपर, 100 मार्क्स, MCQ बेस्ड। एज फार एज टैक्सेशन इज कंसर्न, वर्ल्ड वाइड जितने भी टैक्स को अगर बेटा मैं बाइफरकेट करूं, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड टैक्स को बाइफरकेट कर सकते हैं हम दो कैटेगरी में। नंबर 1 इज डायरेक्ट टैक्स, नंबर 2 is indirect tax. Whether a particular tax is direct tax or indirect tax, it depends whether tax liability can be shifted or not. I'm again repeating beta, whether a particular tax is direct tax or indirect tax is depend whether tax burden can be shifted or not. If tax burden can be shifted, tax is known as indirect tax. अगर मेरे ऊपर गवर्नमेंट ने कोई टैक्स इंपोज करा है और मैं उसका बर्डन किसी दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट कर सकता हूं, इफ टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड देन टैक्स इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स, व्हाइल इफ टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड देन टैक्स इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। तो क्रक्स ऑफ द मैटर, एंटायर टैक्सेशन इज बाइफरकेटेड इनटू टू कैटेगरीज बेटा, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। वेदर अ पर्टिकुलर टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इट डिपेंड whether tax liability can be shifted or not. If tax liability can be shifted, अगर मैं अपना टैक्स बर्डन किसी दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट कर सकता हूं, लगा मेरे ऊपर है पर मैंने अपनी जेब से नहीं दिया, दूसरे से रिकवर करके मैंने गवर्नमेंट को दिया है, such type of tax is known as indirect tax. However, अगर टैक्स बेटा मैं अपनी जेब से जमा कराऊंगा then such type of tax is known as direct tax. First listen me carefully बेटा, फिर मैं एक एक चीज लिखवाऊंगा। डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, ये जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी डायरेक्ट टैक्स का अमाउंट बढ़ना शुरू होता है। डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव मीन्स इसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है बेटा, टैक्स एलिमेंट रिमेन सेम। इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स एलिमेंट रिमेन सेम। फॉर एग्जाम्पल, आई परचेज अ मोबाइल फोन on which GST rate is 18% amounting to rupees 1800, cost of mobile 10,000, GST 18%, 1800। तो चाहे मैं परचेज करूं, चाहे आप परचेज करें, चाहे अंबानी साहब खुद परचेज करें बेटा, वो टैक्स जो लगेगा वो 1800 का ही चार्ज होगा। तो डायरेक्ट टैक्स जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे डायरेक्ट टैक्स का बेटा अमाउंट इंक्रीज होता है, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर। नंबर 2, इनकम से कोई लेना देना नहीं, टैक्स अमाउंट रिमेन सेम, दिस वन इज नोन एज रिग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन पर्सन, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म। डायरेक्ट टैक्स जो लगता है बेटा ये लगता है पर्सन के ऊपर, वाइल इनडायरेक्ट टैक्स जो इम्पोज होता है ये इम्पोज होता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। तो दीज आर द ब्रॉडली डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। एक बार तेजी से बोलता हूं फिर वन बाय वन लिखते हैं बेटा। इंटायर बेटा वर्ल्ड में बात करें, टैक्सेशन के दो सिस्टम होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। वेदर अ पर्टिकुलर टैक्स इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इट डिपेंड whether tax liability can be shifted or not. If answer is positive, yes, tax liability can be shifted. Tax is known as indirect tax. If answer is negative, tax liability cannot be shifted, then tax is known as direct tax. मेरे ऊपर टैक्स लगा, अल्टीमेट मुझे अपनी जेब से देना है, इस टाइप के टैक्स को बोलेंगे बेटा डायरेक्ट टैक्स। अगर मैं अपना बर्डन शिफ्ट कर सकता हूं, गवर्नमेंट को जमा मैं करवा रहा हूं पर रिकवर किसी और से कर रहा हूं, such type of tax is known as indirect tax. डायरेक्ट टैक्स बेटा प्रोग्रेसिव इन नेचर, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे डायरेक्ट टैक्स का अमाउंट बढ़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर, टैक्स एलिमेंट रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। डायरेक्ट टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन पर्सन, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, एटसेट्रा, while indirect tax is applicable on goods and services. So let's start बेटा, one by one pick करते हैं। What is the basic difference between direct tax and indirect tax? DT, abbreviated as DT, IDT. What is direct tax? Tax where burden cannot be shifted. Tax where burden cannot be shifted, such type of tax is known as direct tax.
Indirect tax. Tax where burden here means tax liability can be shifted is known as indirect tax. टैक्स लायबिलिटी शिफ्ट हो सकती है इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स लायबिलिटी शिफ्ट नहीं हो सकती डायरेक्ट टैक्स। शिफ्ट का मतलब जिस पर्सन के ऊपर टैक्स लगा है अगर वो अपनी ही जेब से दे रहा है डायरेक्ट टैक्स, किसी दूसरे से रिकवर करके गवर्नमेंट को देता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। राइटिंग समझने की कोशिश करना बेटा, एक दो क्लास की दिक्कत आएगी बस, उसके बाद मैं सुधारूंगा नहीं, आपको आदत पड़ जाएगी। डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज होगी। सॉरी, ब्रैकेट में लिखना चाहिए लिखना बेटा। इनडायरेक्ट टैक्स is regressive in nature। रिग्रेसिव का मतलब होता है बेटा टैक्स अमाउंट रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, टैक्स अमाउंट रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। नंबर थर्ड, डायरेक्ट टैक्स is imposed on person पर्सन के एग्जाम्पल इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म etc. While IDT is imposed on goods and services. Example of goods, mobile. Example of service, our services, coaching service. CA related service, CS related service, CS in practice, CA in practice. These are the example. So DT is imposed on person, while IDT is imposed on goods and services. Example of direct tax. इनकम टैक्स। आज से स्टार्ट करूंगा बेटा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। मैंने इनकम कमाई है, मैं इसके ऊपर टैक्स पे करूंगा बेटा। मैं बर्डन चाहकर भी अपना क्या नहीं कर सकता, शिफ्ट नहीं कर सकता। एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बेटा, मैं वो एग्जांपल ले रहा हूं जो आपके सिलेबस में है, जीएसटी, कस्टम। मैंने आपको पढ़ाया इसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगी बेटा, जीएसटी गवर्नमेंट को मैं जमा कराऊंगा, पर मैं अपनी जेब से जमा नहीं करा रहा, मैं आपसे क्या कर लूंगा, रिकवर करूंगा, आपसे रिकवर करके आगे गवर्नमेंट को जमा करवा दूंगा। इस टाइप के टैक्स को बोलते हैं बेटा हम इनडायरेक्ट टैक्स। एज फार एज सिलेबस इज कंसर्न, अपने सिलेबस में तीनों है बेटा। वेटेज मैं बता देता हूं, इनकम टैक्स वेटेज 50 मार्क्स, बट ऑब्वियस 100 - 50 रिमेनिंग वेटेज 50 मार्क्स। 50 मार्क्स बोथ फॉर जीएसटी एंड कस्टम। सेपरेटली बाइफर्केशन नहीं है, जीएसटी कितने का, कस्टम कितने का, पर पास्ट एक्सपीरियंस से बोले बेटा 10 से 15 नंबर तक कस्टम वेरी करता है। आउट ऑफ 50 10 से लेके 15 नंबर तक कस्टम वेरी करता है, रिमेनिंग बेटा आपका जीएसटी। तो ये आपके पेपर की बाइफर्केशन है। इनकम टैक्स 50 मार्क्स, जीएसटी एंड कस्टम 50 मार्क्स। जीएसटी और कस्टम अलग से बाइफर्केशन नहीं है, जीएसटी कितने का, कस्टम कितने का। पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर बोले तो 10 से 15 नंबर तक कस्टम वेरी करता है। पर एक चीज बोलूंगा, अगर एक्सपर्टाइज करनी हो तो इसको 3 पेपर मान के चलो। 100% के लिए पढ़ेंगे इनकम टैक्स, 100% के लिए पढ़ेंगे जीएसटी, 100% के लिए पढ़ेंगे कस्टम। एमसीक्यू में कहीं से कुछ भी आ जाता है बेटा, ये और दिक्कत है एमसीक्यू के अंदर, छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर एमसीक्यू बन जाते हैं। तो इसलिए मान के चलेंगे 100 मार्क्स के लिए इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, 100 मार्क्स के लिए जीएसटी पढ़ रहे हैं, 100 मार्क्स के लिए कस्टम पढ़ रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग द इशू।
Now any ifs and buts in difference between dt and IDT one by one. Any ifs and buts. Any query बेटा, say yes or no, otherwise मैं आगे चलूं. No sir. लिख लिया. Yes sir. नेक्स्ट बेटा. टैक्सेशन लगाने की पावर है किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है बेटा या स्टेट गवर्नमेंट के पास है? सर सेंट्रल टैक्स गवर्नमेंट लगाता कौन है? कस्टम लगता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर. दिल्ली की पार्टी ने इंपोर्ट करा तो ये दिल्ली गवर्नमेंट टैक्स लगाए या सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाए? दिल्ली गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट. मुंबई की पार्टी ने इंपोर्ट करा, ये मुंबई की बेटा पार्टी टैक्स लगाए मुंबई गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स इंपोज करे? सर स्टेट हु शैल इंपोज टैक्स? स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, फिर स्टेट अमेंड कर सकती है अगर उनको अपने आपके कंपनी लोगों की बात. बाकी सब्जेक्ट शुरू हो गए बेटा आपके या भी नहीं हुए? हाँ जी सर सारे हो गए, बस एक कल ही ही हुए हैं. सारे हो गए. अच्छा, टैक्स ही सबसे लेट शुरू हुआ है. ओके नहीं सर, टैक्स और जूरिस्प्रूडेंस. कंपनी लोगों की बात करते हैं बेटा. कंपनी मैंने दिल्ली में रजिस्टर करवाई तो मैं दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आऊंगा बेटा या मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आऊंगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. चलो एनी हाउ मुद्दे पे आते हैं बेटा. ये सारी जो लॉ मेकिंग पावर दे रखी है ना, किसी चीज के ऊपर लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, स्टेट गवर्नमेंट बनाए, ये सारी लॉ मेकिंग पावर दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. भारतीय संविधान द मदर ऑफ ऑल लॉज. उसका एक आर्टिकल है बेटा, आर्टिकल 265. जैसे एक्ट में होती है सेक्शन सब सेक्शन, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं बेटा आर्टिकल सब आर्टिकल. एक आर्टिकल है 265, लिख रहे हैं बेटा आप. आर्टिकल 265 किसका बेटा? टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 265 सेज नो टैक्स ऑफ एनी काइंड. नो टैक्स ऑफ एनी काइंड. इट मे बी डायरेक्ट टैक्स, इट मे बी इनडायरेक्ट टैक्स. shall be levy or collected without the authority of law. No tax of any kind shall be levied or collected without the authority of law. किसी भी टाइप का कोई भी कानून, किसी भी टाइप का कोई भी टैक्स, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो बेटा, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, आप नहीं लगा सकते जब तक आपके पास लॉ मेकिंग पावर नहीं होगी. ये कौन बोल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. किसको बोल रहा है? गवर्नमेंट बॉडी को. क्या बोल रहा है? आप किसी भी टाइप का कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते जब तक आपके पास लॉ मेकिंग पावर नहीं होगी. लॉ मेकिंग पावर है, टैक्स लगाइए. लॉ मेकिंग पावर है बेटा, आप चाहकर भी क्या नहीं कर सकते साहब? टैक्स इंपोज नहीं कर सकते. अब अपने को टैक्स लगाने के लिए क्या चाहिए बेटा? लॉ मेकिंग पावर. लॉ मेकिंग पावर जो दे रखी है, ये दे रखी है आर्टिकल 246 रेड विद 7 शेड्यूल. शेड्यूल बोल दो, शेड्यूल बोल दो बेटा. आर्टिकल 246 रेड विद 7 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसमें दे रखी है बेटा लॉ मेकिंग पावर. जैसे इसको खोल के देखते हैं, इसमें 3 लिस्ट नजर आती है बेटा 7 शेड्यूल में. एनी आइडिया? सर यूनियन लिस्ट, Union, स्टेट लिस्ट, concurrent. कॉन्करेंट. परफेक्ट 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 परफेक्ट. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. तो लिस्ट में केयरफुली बेटा, हर वो मैटर जो यूनियन लिस्ट में दे रखे हैं, इनके ऊपर लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है. हर वो मैटर जो यूनियन लिस्ट में दे रखे हैं, इनके ऊपर लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है. और पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. पार्लियामेंट ने जो भी लॉ बनाने हैं बेटा एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. एक एक चीज याद रखना बेटा, एमसीक्यू में काम आएंगे. तो हर वो मैटर जो यूनियन लिस्ट में है, लॉ बनाने की पावर किसके पास बेटा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. पार्लियामेंट. और पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी दिल्ली के लिए अलग, यूपी के लिए अलग, हरियाणा के लिए अलग, महाराष्ट्र के लिए अलग, ऐसा नहीं बेटा. एप्लीकेबल टू बोलते रहो. ऑल ऑफ इंडिया. ये एमसीक्यू की तैयारी हो रही है बेटा. एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ दिल्ली, ऑल ऑफ इंडिया. ऑल ऑफ इंडिया. एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. टोटल नंबर ऑफ मैटर कितने बेटा यूनियन लिस्ट में? एनी आइडिया? टोटल नंबर ऑफ मैटर इन यूनियन लिस्ट, एनी आइडिया?
So around 100. 77. 97। एक एक चीज याद कर लेना बेटा, एमसीक्यू में काम आएंगी ये सारी चीजें। यानी कि 97 मैटर्स ऐसे हैं, लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है, और पार्लियामेंट जो इसके ऊपर लॉ बनाएगी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जे एंड के। आज के टाइम बोलने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर लगता है। आई होप यू आर गेटिंग द इशू। तो तेजी से क्वेश्चन फॉर्म में पिक कर लेते हैं। यूनियन लिस्ट, लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट, एप्लीकेबिलिटी होल ऑफ इंडिया, टोटल नंबर ऑफ मैटर बेटा 97। सेकेंड लिस्ट बेटा स्टेट लिस्ट। हर वो मैटर जो स्टेट लिस्ट में है, हर वो मैटर जो स्टेट लिस्ट में है, लॉ बनाने की पावर किसके पास बेटा? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। हर वो मैटर जो स्टेट लिस्ट में है, लॉ बनाने की पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। पार्लियामेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, स्टेट लेजिस्लेचर इसके ऊपर एब्सोल्यूट कानून बनाएगी। और स्टेट लेजिस्लेचर जो भी कानून बनाएगी बेटा, वो कहां तक एप्लीकेबल होगा? to the territories of state. एप्लीकेबल टू स्टेट ओनली। सुनाओ बेटा, दिल्ली में OD1 हुआ था। माइंड अगर कोई दिल्ली से हो बेटा, एक्चुअली मैं एग्जांपल में दिल्ली बार बार इसलिए ले रहा हूँ, मैं खुद दिल्ली से हूँ। दिल्ली में सुनाओ बेटा, कार में नहीं हुआ था OD1? यस सर हुआ था। तो वो क्या पूरे इंडिया में हुआ था, दिल्ली में हुआ था? दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में हुआ था क्यों? सर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट पॉल्यूशन जो है बेटा इज अ मैटर ऑफ स्टेट। Yes. ट्रांसपोर्टेशन इज अ मैटर ऑफ स्टेट। स्टेट अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर है बेटा, स्टेट लेजिस्लेचर एप्लीकेबल टू दैट पर्टिकुलर स्टेट। एनी आइडिया टोटल नंबर ऑफ मैटर? No. टोटल नंबर ऑफ मैटर बेटा? 66. गुड, 66। यानी कि 66 मैटर ऐसे हैं जिसमें लॉ बनाने की पावर बेटा दोनों के पास होती है। पार्लियामेंट भी इसके ऊपर लॉ बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी बेटा इसके ऊपर लॉ बना सकता है। तीसरा है बेटा आपका कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट, लॉ बनाने की पावर। कंकरेंट की हिंदी होती है बेटा हम साथ साथ हैं। कंकरेंट की हिंदी क्या है जी? हम साथ साथ हैं। यानी कि लॉ बनाने की पावर किसके पास है बेटा? दोनों के पास। दोनों के पास। पार्लियामेंट एंड State legislature. टोटल नंबर ऑफ मैटर है बेटा इसमें 47। सर 52 नहीं है? 52 बेटा जो आप काउंट कर रहे हो ना, वो काउंट आप ऐसे कर रहे हो, लेटर से 46A, 46B, C, D ऐसे काउंट करोगे ना, तो वो 52 होते हैं। ओरिजिनली 47 है। ओके, ठीक है बेटा। एमसीक्यू अगर आए तो आपने 47 से डील करना है। यस सर। जी चलिए, अब मेरे क्वेश्चन सुनते रहना और आंसर देते रहना। यूनियन लिस्ट में जो 97 मैटर हैं, एक्सक्लूसिवली पावर पार्लियामेंट के पास है बेटा। यस सर। स्टेट लेजिस्लेचर कभी इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक। स्टेट लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ मैटर 66 है बेटा। यस सर। पार्लियामेंट कभी इंटरफेयर नहीं कर सकती, यानी कि कभी झगड़ा होगा नहीं। यूनियन लिस्ट के मैटर में कभी झगड़ा नहीं होगा, स्टेट लिस्ट के मैटर में कभी झगड़ा नहीं होगा। ये झगड़ा किसमें हो सकता है बेटा? कॉन्करेंट लिस्ट। किसका लॉ प्रिवेल कर जाएगा? Parliament में झगड़े पॉसिबल है। पार्लियामेंट ने भी लॉ बना दिया, स्टेट लेजिस्लेचर ने भी क्या बना दिया बेटा? लॉ बना दिया। तो झगड़े पॉसिबल है बेटा इसमें। पार्लियामेंट्री, सेंटर का प्रिवेल करेगा। पार्लियामेंट्री लॉ वुड प्रिवेल ओवर स्टेट लेजिस्लेचर। तो आपके बाकी पेपर में काम आ जाएगा। फिलहाल मुझे जो टैक्स से मतलब है बेटा, मैं टैक्स के मैटर भी पिक करूंगा। नॉलेज के लिए बता दिया, यूनियन लिस्ट में झगड़े पॉसिबल नहीं है, सेंट्रल स्टेट में। स्टेट लिस्ट में झगड़े पॉसिबल नहीं है बेटा। कंकरेंट लिस्ट में क्या हो सकते हैं? झगड़े हो सकते हैं कि पार्लियामेंट का लॉ कुछ और कह रहा हो, स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ कुछ और कहता हो। पार्लियामेंट्री लॉ, बेसिक प्रिंसिपल है कि पार्लियामेंट्री लॉ क्या कर जाता है? फिर प्रिवेल कर जाता है। शैल आई मूव ऑन? यस सर। यस सर। तो आज मुझे स्टार्ट करना है बेटा इनकम टैक्स। वो मैंने लिस्ट क्यों बताई थी, अब समझ में आएगा। अगर मैं बात करूं बेटा इनकम की, ये इनकम के ऊपर टैक्स है। इनकम क्या होती है वो तो पढ़ते रहेंगे, पूरे सिलेबस में चलना ही इनकम है बेटा। ब्रॉडली इनकम को दो कैटेगरी में बाइफरकेट रखना। एग्रीकल्चरल इनकम अलग, आप लिख रहे हैं एक चीज? यस सर। यस सर। यस सर। एग्रीकल्चर, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। एग्रीकल्चरल इनकम अलग, अदर इनकम अलग।
एग्रीकल्चरल इनकम इज अ मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स कौन लगाएगा बेटा? स्टेट गवर्नमेंट। एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स कौन लगाएगा बच्चे? स्टेट गवर्नमेंट। एंट्री नंबर 46 ये आपको याद रखना है बेटा। यानी कि एग्रीकल्चरल इनकम मैं बोल सकता हूं इसमें कवर हो रहा है। समझ में ना आया रोक देना। एग्रीकल्चरल इनकम किसका मैटर है बेटा? स्टेट लिस्ट का मैटर है। एग्रीकल्चरल इनकम स्टेट लिस्ट का मैटर है। जो ये है ना 97, 66, 47 इनको बोलते हैं बेटा एंट्री। दीज आर नोन एज एंट्री। यानी कि यूनियन लिस्ट में टोटल कितनी एंट्री है? 97। स्टेट लिस्ट में टोटल कितनी एंट्री है? 66। कंकरेंट लिस्ट में टोटल कितनी एंट्री है बेटा? 42। एंट्री भी बोल देते हैं, पैरा भी बोल देते हैं, आइटम भी बोल देते हैं। तो स्टेट लिस्ट की एंट्री अगर 46 देखेंगे उसमें लिखा हुआ है बेटा टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। सर एक क्वेश्चन था। प्लीज बोले। सर कंकरेंट लिस्ट के जो भी मैटर्स होंगे वो होल ऑफ इंडिया और स्टेट दोनों पे ही एप्लीकेबल होंगे? पार्लियामेंट जो बनाएगी वो तो पूरे इंडिया पे जाएगा बेटा। मतलब अगर स्टेट बनाएगी पर्टिकुलर स्टेट पे। ओके। कौन से स्टेट से आप मुझे बताओ, मैं एग्जांपल देता हूँ। सर यूपी से। यूपी से है बेटा। आपने कानून सुना है यूपी को का? आतंकवादियों पे लगता है। जी सर। तो अगर पूरे इंडिया पे तो लगता है इंडियन पिनल कोड। अगर जी। सुन रखा हो हाँ जी। क्रिमिनल मैटर जो है वो कंकरेंट में जा रहे हैं बेटा। पूरे इंडिया पे लगता है इंडियन पिनल कोड। ओके। और अगर कोई यूपी में आतंकवादी गतिविधि में लिप्त है बेटा उसके ऊपर लगेगा यूपी कोका। जैसे महाराष्ट्र में मकोका, ओके ओके ठीक है सर। ऐसे यूपी में यूपी कोका। तो जो यूपी गवर्नमेंट ने बनाया वो यूपी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा बेटा। और जो बाकी गवर्नमेंट बनाएगी बेटा, पार्लियामेंट अगर बनाएगी वो पूरे इंडिया पे लगेगा। ओके ओके थैंक यू सर। ओके चलें इधर आते हैं। फिलहाल वापस टैक्स के ऊपर आ जाता हूं मैं। एग्रीकल्चरल इनकम स्टेट लिस्ट का मैटर, एंट्री नंबर 46 याद करना है बेटा आपको। इसके अलावा बाकी जितनी भी इनकम बच गई, अदर इनकम में कौन सी इनकम की बात कर रहा है ये? अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम किसका मैटर होगा ये? यूनियन लिस्ट। वेरी गुड। एंट्री नंबर याद करना है बेटा। ये सब चीजें एक एक नंबर के एमसीक्यू तैयार हो रहे हैं बेटा आपके। यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 82। यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 82। सर ये जो एंट्री नंबर है जैसे एग्रीकल्चरल इनकम में और अदर इनकम में, तो ये इसके क्या बेटा? सर मतलब ये लॉ है जो उसकी एंट्री नंबर है? यस 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 यस। यानी कि पार्लियामेंट जिन्होंने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेटा, उन्होंने बता दिया जी एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स स्टेट लगाएगी। अच्छा तो उसका जो लॉ होगा वो एंट्री नंबर के अलावा उनके भी एक्ट होंगे ना अपने। अच्छा। और इसके अलावा अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर जो भी टैक्स लगेगा ये टैक्स कौन लगाएगी बेटा? आपकी यूनियन गवर्नमेंट। एंट्री नंबर 82 में लिखा है। पावर चाहिए ना बेटा, नहीं तो आपस में झगड़े हो जाएंगे। ओके सर थैंक यू। कौन से स्टेट से आप? दिल्ली से। ये तो बेटा आपको तो मैं समझाता हूँ, नहीं तो फिर केजरीवाल साहब में बेटा मोदी में तो आपस में झगड़े हो जाएंगे ना। यस सर। आपने दिल्ली में इनकम अर्न करी तो भाई हु शैल इम्पोज टैक्स? केजरीवाल साहब कह रहे हैं मैं टैक्स लगाऊंगा, मोदी साहब कह रहे हैं मैं टैक्स लगाऊंगा, दोनों ही को मैं टैक्स पे करता रह जाऊं बेटा। तो इसलिए कहीं तो लिखा होना चाहिए ना कि हु शैल इम्पोज टैक्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप एग्रीकल्चरल इनकम कमा रहे हैं तो केजरीवाल साहब, दिल्ली गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम अगर आप कमा रहे हैं बेटा, देन इन दैट केस सेंट्रल पार्लियामेंट आपके ऊपर टैक्स इम्पोज करेगी। आई होप यू आर गेटिंग द इशू। सर अदर इनकम कौन सी होगी सर? एक बार एग्जांपल। एग्रीकल्चरल इनकम के अलावा बाकी सारी इनकम अदर इनकम में आती है बेटा। सर कौन सी मतलब? अरे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे जो मुझे इंस्टीट्यूट से फी मिलेगी ये अदर इनकम है। अच्छा। मैं सीए इन प्रैक्टिस हूँ बेटा, वहां से अपनी इनकम बता रहा हूँ मैं तो जो आती है। मैं सीए इन प्रैक्टिस हूँ बेटा, वहां से जो इनकम आती है मेरी वो है साहब मेरी आपकी अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। मैं कई कंपनी की रिटेनरशिप पे हूँ बेटा। रिटेनरशिप का मतलब होता है लीगल एडवाइस देना उनको। बीपीएस फूड बताऊंगा जब जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा बेटा। ये कंपनी को जो मैं लीगल एडवाइस देता हूँ वहां से जो मेरे को फीस आती है बेटा, ये सब मेरी क्या है? अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। बैंक से इंटरेस्ट आता है, ये मेरा क्या है बेटा? अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है सर ये जो यूनियन Yes, sir. पर क्या लिखा हुआ है? एंट्री नंबर 52 लिखा है या 82 लिखा है? सॉरी ये सर एंट्री नंबर 52 लिखा है या 82 लिखा 82 बेटा 82 82। है? ओके सर। यहां तक कोई भी इफ्स एंड बट्स बेटा
पूछते रहो, मैं आगे चलता रहूं? नो सर एक डाउट है सर, प्लीज प्लीज बोलते रहो। सर आपने कहा कि एग्रीकल्चर इनकम स्टेट लिस्ट में आता है तो स्टेट गवर्नमेंट लेगी। अब जैसे आई एम फ्रॉम दिल्ली, सो अब हाउस हमारा मतलब घर तो दिल्ली में है, तो उसका जो हाउस टैक्स देते हैं तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट लेगी, बट वो तो अदर। हाउस टैक्स अलग है ना बेटा, हाउस टैक्स का इनकम टैक्स से क्या लेना देना? अच्छा ठीक है ठीक है ना, ऐसे तो एमसीडी भी टैक्स लेती है, हाँ जी, तो हाँ इनकम जी, टैक्स थोड़ी ना है बेटा, मैं तो इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूँ ना। ठीक है सर, कार परचेज करते हैं, रोड टैक्स लगता है, तो उससे क्या लेना देना बेटा? ठीक है। और पूछें? Sir, one doubt, sir. हाँ प्लीज प्लीज। Doubt is, suppose there is agriculture produced in UP and sold in Haryana. So where does that fall? You are talking about income tax or you are talking about GST? नहीं, agriculture income. इनकम की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ. Then UP government will impose tax. UP government will impose tax. UP government, origin based tax, not destination based. As far as GST is concerned, GST is destination based tax. But as far as income is concerned, is a origin based tax. Okay. Thank you, sir. Okay. Shall I move on? Yes sir. Fine. तो फाइनली स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद इनकम टैक्स एक्ट 1961. Union list. Point number 1. Union list entry number 82. डील्स इन किस टाइप की इनकम बेटा? Income, ऑल टाइप ऑफ इनकम all type. अदर देन agriculture. other than agriculture income. deals in all type of income other than agricultural income. Wait. All type of income. Legal, illegal. सर लीगल। सर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, लीगल इनकम है. सीए इन प्रैक्टिस लीगल इनकम है. मेरी बात सुनते रहो एक बार. मैं डॉक्टर हूँ बेटा, मेरा काम किडनी निकाल के बेचना. चार्जेबल टू इनकम टैक्स और नॉट? नो सर, लीगल काम हो गया. मेरा ड्रग्स का बिजनेस है, मेरा आर्म्स एंड एमिनेशन का बिजनेस है, मेरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस है, सारे इलीगल बिजनेस है बेटा मेरे. चोर हूं मैं, नालायक. कुछ भी समझने के लिए. चार्जेबल टू टैक्स और नॉट? नो सर, नो चार्जेबल होगा. बस ये ध्यान रखना बेटा, इनकम में भी लीगल, इनकम में भी इलीगल. सर ये एंट्री नंबर कितना लिखा है? Each and every type of income. 82. Each and every type of income. It may be legal, it may be illegal. Chargeable to income tax. इनकम टैक्स इज इनकम कमाई है, टैक्स दे दो. सजा देना हमारा काम नहीं है, इसके लिए इंडियन पिनल कोड है. आप किडनी निकाल के बेच रहे हैं, बेचो, हमें दिक्कत नहीं है, हमें टैक्स दे दो. आपका ड्रग्स का बिजनेस है, बहुत बढ़िया जी, आपका बिजनेस बहुत बढ़िया है, कमाओ, हमें दिक्कत नहीं है. हमें इनकम के ऊपर क्या कर दो, आप टैक्स पे कर दो. ड्रग्स, आर्म्स, एमिनेशन, एक एक इनकम के ऊपर क्या लगता है बेटा, आपका टैक्स चार्ज होता है. तो इनकम टैक्स में ऐसी कोई बाइफर्केशन नहीं है, ओनली लीगल इनकम इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स. ईच एंड एवरी टाइप ऑफ इनकम इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स. एक एक टाइप की इनकम के ऊपर क्या चार्ज होगा बेटा, आपका इनकम टैक्स चार्ज होगा. इट मे बी लीगल, इट मे बी इलीगल, इट मे बी स्पेक्युलेटिव, इट मे बी नॉन स्पेक्युलेटिव. किसी भी टाइप की इनकम हो, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ इनकम इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स. वो जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा बेटा, दैट आई विल लेट यू नो. इवन एक माइनर ने भी इनकम कमाई है, उसके ऊपर भी इनकम टैक्स लग जाएगा बेटा. भगवान ने भी इनकम कमाई है, रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट, उनके ऊपर भी क्या लग जाएगा बेटा, आपका टैक्स लगेगा. एक एक पर्सन के ऊपर क्या लगना है साहब, इनकम टैक्स चार्ज होना है. विंडफॉल गेन्स में भी लगेगा. एग्जैक्टली. विंडफॉल गेन अगर होते हैं, विंडफॉल पता है ना बेटा क्या होता है? विंडफॉल गेन पता है ना बेटा, जो ऑल ऑफ सडन गेन हो जाता है. और विंडफॉल के ऊपर तो अभी नया आने वाला है बेटा, डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा ना जब, तो विंडफॉल के ऊपर तो अलग से टैक्स बनेगा, विंडफॉल टैक्स. सर टेम्पल डोनेशंस पे भी टैक्स लगता है? A to Z पे बोला ना बेटा, अभी भगवानों के ऊपर भी डोनेशन पे टैक्स लगेगा. एक और चीज, गिफ्ट में भी लगता है क्या टैक्स? गिफ्ट में बेटा पढ़ाऊंगा 50,000 तक टैक्स फ्री, इससे ऊपर टैक्सेबल. अभी हाँ करते रहो, हाँ जी लगता है. ठीक है ना, कहीं नॉलेज तो चेक नहीं कर रहे आप मेरी, कि सर को भी पता है नहीं पता. 50,000 तक की गिफ्ट होती है ना बेटा,
50,000 तक की होती है तो नहीं, 50,000 से ऊपर होती है तो टैक्सेबल। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन में 5,000 रुपये देखा जाता है, और अगर मुझे मेरे क्लाइंट से मिले 1 रुपये की भी मिले, इट शैल बी टैक्सेबल। तो पूरी डिटेल में आएंगे बेटा ये अभी। यस, ईच एंड एवरी टाइप। एग्जांपल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। बेटा एग्रीकल्चरल इनकम इज नॉट इन योर सिलेबस ना। एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फार्म लैंड, जिस टाइप की भी इनकम होती है, ये सारी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम है बेटा आपकी। नर्सरी ऑपरेशन भी इवन एग्रीकल्चरल इनकम होते हैं आपके। सर एक डाउट है। प्लीज बोले। सर जैसे आपने बोला कि इलीगल टैक्सेस भी लगते हैं, तो जैसे बहुत सारे इलीगल काम होते हैं जैसे ड्रग्स वगैरह, तो सर गवर्नमेंट इन्हें रोकने की वजह इनके ऊपर टैक्स क्यों लगाती है? बेटा मेरा एरिया नहीं है ना, उनसे पूछो जो सिविल लॉ पढ़ा रहे हैं, क्रिमिनल लॉ पढ़ा रहे हैं। मेरा काम है इनकम कमा रहे हैं, इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। ओके ओके सर। मेरा जुरिडिक्शन नहीं है ना बेटा। ओके सर। मैं पढ़ाऊंगा माइनर ने इनकम कमाई, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। फिर आपके क्वेश्चन आएगा जी माइनर टैक्स कैसे देगा? जॉनसन्स बेबी की एड में जो बच्चा काम कर रहा है ना बेटा, उसके ऊपर भी टैक्स है। ठीक है सर। फिर आपका मन कहेगा जी हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वाइड एब इनिशियो, बचपन में पढ़ा था ना बेटा। फिर मैं ये कहूंगा बेटा मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा रहा, मैं टैक्स पढ़ा रहा हूँ। हमारा काम है टैक्स जनरेट करना। ओके सर, थैंक यू। हाँ चलो, शैल आई मूव ऑन? यस सर। यस सर। नेक्स्ट बेटा, फर्स्ट हो गया यूनियन। ये एक एक पॉइंट काम आएंगे बेटा अपने एमसीक्यू पर्पस में। थर्ड, इनकम टैक्स एक्ट इफेक्टिव कब से हुआ? एक बार तो इसी के ऊपर एमसीक्यू है हुआ है। इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। वर्ल्ड। इंडिया बोलते रहा करो बेटा, भूल जाता हूं मैं। एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया लिखने की जरूरत नहीं है आज के टाइम, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। J&K। अब तो यूनियन टेरिटरी, इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी J&K बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, बाय डिफॉल्ट है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन है बेटा 298। एंड टोटल शेड्यूल है बेटा इसमें 14। ये अपने टोटल के बाद क्या लिखा है? टोटल सेक्शन 298, टोटल शेड्यूल बेटा 14। एक एक नंबर के एंगल से याद कर लेना है। ठीक है। यस सर। आई थिंक यहाँ तक तो कोई क्वेरी नहीं। दो वर्ड होते हैं बेटा। शेड्यूल कितने? 14 बेटा, 14। ओके ओके। अब दो वर्ड होते हैं बेटा, एक वर्ड होता है एक्ट, एक वर्ड होता है लॉ। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, तेजी से बताओ, स्पेलिंग क्या है? एनफोर्सेबिलिटी मतलब लीगली बाइंडिंग होता है, एक्ट सॉरी लॉ जो होता है वो लीगली बाइंडिंग होता है, एक्ट जो होता है वो पास हो गया होता है बट लेट्स से प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं है अगर, या फिर लॉ में वन बाय वन। सर लॉ में एक्ट, रूल, नोटिफिकेशन, सर्कुलर सारे आ जाएंगे। लॉ में एक्ट, नोटिफिकेशन, सर्कुलर सारे आ जाएंगे। और बोलो बेटा, एक मैं बोलूं कंपनीज एक्ट, एक मैं बोलूं कंपनी लॉ, क्या डिफरेंस होगा इन दोनों में? सर वो जब तक पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट से साइन नहीं होगा तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा। लॉ सब कुछ बता रहा सर लॉ नहीं बनेगा। होता है ना जब है, लॉ सब कुछ बता रहा है और एक्ट जो हो रहा है एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बता रहा है। आपने क्या फाउंडेशन में कौन कौन से पेपर होते थे बेटा? मुझे तो पेपर नहीं पता, वहां से एग्जांपल लेता हूं मैं आपके। कौन से एग्जाम में लॉ कौन सा पढ़ रखा है बेटा आपने अभी तक? CSET वाले। CSET में कोई लॉ है या नहीं है? मुझे आइडिया नहीं बेटा। नहीं सर, लॉजिकल मतलब वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर। अच्छा, लॉ पढ़े ही नहीं आपने, चलो फिर तो मैं ही बोलता हूँ, मुझे लगा पढ़ रखे होंगे। दो वर्ड होते हैं बेटा, एक होता है वर्ड एक्ट, एक वर्ड होता है लॉ। मैं बोलूं इनकम टैक्स एक्ट, मैं बोलूं इनकम टैक्स लॉ, दो अलग अलग चीजें हैं। मैं बोलूं कंपनीज एक्ट, मैं बोलूं कंपनी लॉ, दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। लॉ इज अ वाइडर वर्ड देन एक्ट। लॉ इज अ वाइडर वर्ड देन एक्ट। राइट इट डाउन। लॉ इंक्लूड्स, लिखो, लॉ इंक्लूड्स नंबर 1 एक्ट। लॉ में क्या आते हैं बेटा? आपके सारे के सारे एक्ट आते हैं। लॉ इंक्लूड्स नंबर 2 रूल्स एंड रेगुलेशन। एक एक चीज एक्ट में डिफाइन नहीं कर सकते, एक एक चीज एक्ट में डिफाइन नहीं कर सकते, फिर सिंप्लिसिटी के लिए बनाए जाते हैं रूल्स। जैसे एग्जांपल देता हूं, इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ाऊंगा, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अगर कार दी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को परक्यूजिट के तौर पे अगर कार दी तो एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल होगा।
भाई कितना टैक्सेबल हो, कार की वैल्यू टैक्सेबल हो, ड्राइवर भी दे रखा है तो उसका क्या हो, फ्यूल चार्जेस है तो उसका भी क्या हो, वो टैक्सेबिलिटी कितनी होगी, ये सारी कहानी रूल्स के अंदर लिखी हुई है। तो मैं दोबारा बोलना चाहूंगा बेटा, लॉ एक बहुत वाइडर वर्ड होता है। लॉ इंक्लूड्स नंबर 1 एक्ट, लॉ इंक्लूड्स नंबर 2 रूल्स एंड रेगुलेशन। एक एक चीज एक्ट में लिखना पॉसिबल नहीं है। एक्ट तो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दे देता है। एक्ट ने तो बोल दिया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अगर मोटर कार दी तो वो एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल होगी। भाई कितनी टैक्सेबल होगी, ड्राइवर सैलरी भी है, फ्यूल चार्जेस भी है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी है, उन सबका क्या हो, डेप्रिसिएशन है, वियरिंग एंड टीयरिंग, उन सबका क्या हो, ये सारी कहानियां लिखी होती है बेटा आपके रूल्स के अंदर। ये सब लॉ का पार्ट होता है बेटा ये आपका। नंबर 3, लॉ कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। लॉ में किसी चीज पे जब क्लैरिटी नहीं होती तो क्लैरिटी देने के लिए डिपार्टमेंट क्या इशू करता है बेटा, सर्कुलर इशू करता है। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, जब लॉ में किसी चीज पे क्लैरिटी चाहिए होती है, उसको क्लैरिटी देने के लिए फिर डिपार्टमेंट क्या इशू करता है बेटा, सर्कुलर इशू करता है। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, लॉ में लिखा हुआ है, एक्ट में लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ड्यूरिंग ऑफिस टाइम अगर टी दी, चाय दी, तो ये एग्जाम टेस्ट पे जीएसटी, इस पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ड्यूरिंग ऑफिस टाइम अगर टी प्रोवाइड करी है तो इसके ऊपर क्या चार्ज नहीं होगा बेटा, इनकम टैक्स चार्ज नहीं होगा, टैक्स फ्री इनकम है ये, यानी कि कितनी मर्जी चाय पिए टैक्स फ्री इनकम है। क्वेश्चन ये उठा अगर कॉफी दी हो तो सर वो ऑफिस में हो या चाहे कोई भी कैफे। क्वेश्चन ये उठा बेटा अगर कॉफी प्रोवाइड कर रखी हो तो लो साइलेंट है। लो में क्या लिखा था बेटा, टी, लो में लिखा है टी, फिर क्वेश्चन ये उठा जी कॉफी पियो तो, फिर सर्कुलर इशू हुआ बेटा, टी इंक्लूड कॉफी स्नैक्स बेवरेजेस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। ठीक है ना। तो सर्कुलर हमेशा किस चीज के लिए आता है बेटा, क्लैरिटी देने के लिए। किसी चीज पे अगर लॉ क्लियर नहीं है उसको क्लैरिटी देने के लिए फिर क्या आते हैं बेटा, सर्कुलर आते हैं। आप क्या कह रहे थे बेटा, बोले थी वो चाहे ऑफिस में हो या कोई भी कैफे या स्टोर ऐसे में। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को तो बेटा ऑफिस में चाय पिलाएगा, कैफे में ले जाएगा कौन चाय पिलाएगा। मेरा स्टाफ मेरे ऑफिस में काम कर रहा है, उनको कैफे में ले जाऊंगा, चलाओ चाय पिलाता हूं तुम्हें। हाँ चलो, लॉ कंसिस्ट ऑफ जुडिशियल डिसीजन, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। लॉ कंसिस्ट ऑफ जुडिशियल डिसीजन, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन होते हैं बेटा, ये आपका क्या माना जाता है साहब, लॉ का पार्ट माने जाते हैं। इसमें से सुप्रीम कोर्ट ध्यान रखना बेटा, सुप्रीम कोर्ट जो बोल दे दैट बिकम द लॉ ऑफ लैंड, कानून मान लिया जाता है वो। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो भी आ जाए दैट बिकम द लॉ ऑफ लैंड, आर्टिकल 141 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कानून बन जाता है पूरे इंडिया का, सबके ऊपर बाइंडिंग हो जाता है वो। तो ये तो बल्कि लिख लो, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन या जजमेंट पास्ड बाय सुप्रीम कोर्ट बिकम द लॉ ऑफ लैंड। लैंड का मतलब इंडिया। Decision passed by Supreme Court become the law of land. Article 141 to the Constitution of India. सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आ गई बेटा कानून बन गई। Sir, Please. sir, can you repeat which article did you talk about right now? Article 141. 141. 141 लिख देता हूं। So law is a wider word than act. Make it fast. Law consists of number 1 act. Law consists of number 2 rules and regulation. Law consists of number 3 circular and notifications. Law consists of all type of judicial decision passed by High Court and Supreme Court. High Court के judgment बेटा उस particular state के ऊपर applicable होती है. Supreme Court के judgment that become the law of land. कानून बन जाता है बेटा वो तो. Article 141 to the Constitution of India. ठीक, एक ये और याद कर लेना, रूल्स बनाने की पावर सीबीडीटी के पास है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, अंडर सेक्शन 295।
रूल्स बनाने की पावर सीबीडीटी के पास है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, अंडर सेक्शन 295, और सर्कुलर इशू करने की पावर अगेन सीबीडीटी के पास है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, अंडर सेक्शन 119। सर ये इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है ना? एग्जैक्टली, इनकम टैक्स एक्ट 1961। टोटल 298 सेक्शंस, 14 शेड्यूल, 295 सेक्शन ऑथराइज सीबीडीटी टू मेक रूल, 119 ऑथराइज सीबीडीटी टू इशू सर्कुलर्स। Shall I move on? Yes, sir. नेक्स्ट, तो इससे पहले इनकम टैक्स स्टार्ट करूं बेटा, कुछ चीजों से फैमिलियर करा रहा हूं आज मैं आपको। नेक्स्ट आप लिखो इनकम टैक्स हियरार्की। सबसे ऊपर कौन, उसका जूनियर कौन, उसका जूनियर कौन। इनकम टैक्स हियरार्की सॉरी सर, सर्कुलर्स 111 में होते हैं ना? 119 119। थैंक करूं स्टार्ट? यस सर। सबसे ऊपर बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कई मिनिस्ट्रीज काम करती हैं। ये पूरा पेज ले लेना बेटा, हियरार्की एक पूरे पेज पे आ जाएगा, अच्छा लगेगा। मतलब पेज के बीच में से स्टार्ट मत करना, स्टार्टिंग से फ्रेश पेज लेना, ठीक है। चलिए, सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कई मिनिस्ट्रीज काम करती हैं। टैक्स की मिनिस्ट्री बेटा, एनी आइडिया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। टैक्स की मिनिस्ट्री, थोड़ा तेज बोले बेटा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। गुड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फुल फॉर्म लिखते रहना, या एक दो की तो चलो मैं लिख देता हूं। हेडेड बाय निर्मला सीतारमन। कंपनी लोगों की कौन सी मिनिस्ट्री है? ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। शुक्र, और कुछ पता हो ना हो एमसीए जरूर याद कर लेना। एमसीए तो बेटा आपके ब्लड टेस्ट हो ना, उसमें से कीटाणु एमसीए वाले निकलने चाहिए। चलो, सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, देन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, निर्मला सीतारमन जी बेटा। इसके बाद एक मिनिस्ट्री के अंदर कई डिपार्टमेंट काम करते हैं। टैक्स के डिपार्टमेंट का नाम? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इनके जब भी सर्कुलर नोटिफिकेशन आते हैं ना बेटा, तो उसमें ऐसे लिखा होता है MFDR। जैसे नोट्स में भी दूंगा तो उसमें लिखा होगा कई जगह MFDR, तो समझ जाना है इसका मतलब क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है बेटा। ओके सर। चलो, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर बेटा बोर्ड आते हैं। डायरेक्ट टैक्स के बोर्ड का नाम? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के नीचे बोर्ड CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। पढ़ रखा गया बेटा पहले? नहीं सर, अभी आपने पढ़ाया। आपने लिखवाया ना सर? मार्वलेस बेटा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT, फुल फॉर्म लिख लेना बेटा। फिर इसके बाद होते हैं बेटा प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ऑफ इनकम टैक्स में लिख लेना, आप लिखते रहना, ठीक है। फिर नेक्स्ट रैंक होती है बेटा चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फिर नेक्स्ट रैंक होती है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फिर नेक्स्ट रैंक होती है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, CIT बोलते हैं इसको। सर प्लीज रिपीट CIT फुल फॉर्म। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स।
यूनिवर्सल एब्रीविएशन है बेटा ये, एग्जाम में भी एब्रीविएशन मिल जाएगी CIT, ठीक है ना। CIT मीन्स कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। चले मूव ऑन। फिर इसके बाद नेक्स्ट रैंक होती है बेटा JC, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। जो दिल्ली से हो बेटा, केजरीवाल साहब बेटा ज्वाइंट कमिश्नर थे इनकम टैक्स में। केजरीवाल तो नाम सबने सुन रखा होगा बेटा। यस सर। ज्वाइंट कमिश्नर थे बेटा वो इनकम टैक्स में, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट रैंक में होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर एंड डेप्यूटी कमिश्नर। इनको इकट्ठा लिखा जाता है, इनके रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शन, ड्यूटीज बाय एंड लार्ज सेम होती हैं, तो इसलिए इनको इकट्ठा लिख देते हैं ACDC। फुल फॉर्म है असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर। ठीक है। और सबसे लास्ट और सबसे जूनियर होता है ITO, इनकम टैक्स ऑफिसर। ये इतनी पॉपुलर रैंक है बेटा, दिल्ली में जगह का नाम है ITO। जो भी दिल्ली से हो उनको शायद आइडिया होगा। हाँ सर, दिल्ली में जगह का नाम ही है ITO। हाँ जी सर, ITO। हाँ सर पता है। इनकम टैक्स ऑफिसर लिख लिया? जी सर। अब कुछ वर्ड है बेटा, उनसे फेमिलियर हो जाना आप लोग। जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर से लास्ट ITO तक की रैंक है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर से जो लास्ट ITO तक की रैंक है, उनको बोलते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर से जो लास्ट ITO तक की रैंक है, इनको क्या बोला जाता है बेटा? इनकम टैक्स अथॉरिटी। ठीक? यस सर। और जो ये लास्ट की 3 रैंक हैं, लास्ट की 3, कलर चेंज करता हूं, दिस वन, इनको बोलते हैं बेटा हम असेसिंग ऑफिसर। असेसमेंट ये करते हैं बेटा, असेसिंग ऑफिसर एब्रीवेटेड एज AO। ये भी यूनिवर्सल एब्रीवेशन है AO। ये वर्ड पीछा नहीं छोड़ेंगे बेटा लाइफ टाइम आपका, ये इनकम टैक्स ही पीछा नहीं छोड़ता। दोबारा बोले बेटा, एक बार रिपीट कर सकते हैं सर आप? जो ये लास्ट की 3 रैंक हैं, JC, ACDC, ITO, इनको बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर। ये असेसमेंट करते हैं बेटा, ये आपकी इनकम को चेक करते हैं, आप जो बता रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। बाकी ऊपर वाले एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, ये नीचे वाले असेसमेंट करते हैं। JC, ACDC, ITO, नॉन एज असेसिंग ऑफिसर। ओके, थैंक यू सर। मैं एक लाइन बोल रहा हूं बेटा, चेक करना ट्रू और फॉल्स। पहले आराम से सुनना, हड़बड़ी में आंसर देना मत, सेंटेंस पूरा ध्यान से सुनना। ऑल असेसिंग ऑफिसर आर इनकम टैक्स अथॉरिटी, बट ऑल इनकम टैक्स अथॉरिटी नीड नॉट टू बी असेसिंग ऑफिसर। ट्रू और फॉल्स? मैं दोबारा बोलता हूँ, स्क्रीन पे ध्यान दो, सामने स्क्रीन पे ध्यान दो बेटा, जो आपके सामने स्क्रीन है, स्क्रीन पे ध्यान दो। All assessing officer are income tax authority, while all income tax authority need not to be an assessing officer. सर ट्रू है सर। Absolutely true। अभी लिखवाऊंगा, सामने ध्यान दो, सामने ध्यान दो, एक बार स्क्रीन पे देखो। क्या प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स अथॉरिटी है? क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। यस, प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स अथॉरिटी है। क्या वो असेसिंग ऑफिसर है? नो सर। नो सर, नो सर। CIT को देखो बेटा, CIT को, क्या CIT इनकम टैक्स अथॉरिटी है? हाँ जी सर। यस, CIT इनकम टैक्स अथॉरिटी है। क्या CIT AO है? नो सर। CIT AO नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, ज्वाइंट कमिश्नर JC को देखो बेटा, क्या JC इनकम टैक्स अथॉरिटी की डेफिनेशन में आता है? हाँ जी सर, आता है। यस, आता है, और वो असेसिंग ऑफिसर भी है।
तो एक नोट डाल दो, ये आपको बार बार एग्जाम में मिलेंगे बेटा। क्या नोट है? ऑल असेसिंग ऑफिसर्स आर income tax authority, but all income tax authority need not to be assessing officer। AO सारे के सारे इनकम टैक्स अथॉरिटी है बेटा, बट इनकम टैक्स अथॉरिटी जरूरी नहीं है सारे के सारे AO हो। कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, ये सब इनकम टैक्स अथॉरिटी तो है, पर ये AO नहीं है, असेसमेंट नहीं करते, ये एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। बेटा यहाँ तक कोई क्वेरी है तो पूछे, नहीं मैं आगे चलूं। नो सर। माइक को बेटा म्यूट करो, माइक म्यूट कर लो बेटा एक बार। हाँ जी बेटा। सर व्हाट इज एडजुडिकेटिंग ऑफिसर? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बेटा टर्म जो यूज होती है इनकम टैक्स में यूज नहीं होती, जीएसटी में होती है। जीएसटी में असेसिंग ऑफिसर की जगह वर्ड यूज होता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जो असेसमेंट करते हैं। जीएसटी और कस्टम में वर्ड यूज होता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, इनकम टैक्स में वर्ड यूज होता है असेसिंग ऑफिसर। हिंदी में दोनों का मतलब वही है, जो असेसमेंट करते हैं। ठीक है ना बेटा? सो इट्स एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर कस्टम एंड अंडर जीएसटी। नॉमेनक्लेचर जो है बेटा वो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इनकम टैक्स एडजुडिकेशन वर्ड यूज नहीं करता, वो वर्ड यूज करता है असेसिंग ऑफिसर। चलूं आगे सर? प्लीज। चलो, एक है बेटा, ये वर्ड यूज होंगे इसलिए पहले मैं आज इनसे फैमिलियर कर रहा हूं आपको, ताकि बार बार मैं वर्ड यूज करूं ना तो आपको लगे कि सुन रखा है। एक मैं अपील हायरार्की लिखवा रहा हूं बेटा, अपील। अगर किसी ऑर्डर से आप परेशान हैं तो आप अपील में जाएंगे, तो एक बार वो भी लिख लो। अपील हायरार्की। बोलूं? यस सर। असेसिंग ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास किया, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है। एओ ने कोई ऑर्डर पास किया, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप क्या करेंगे बेटा? अपील करेंगे। किसके पास? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास। थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर देता हूं, दिमाग खुलना शुरू होगा। वन ऑफ माई क्लाइंट इज बीपीएस फूड शुगर प्राइवेट लिमिटेड, यूपी बेस्ड है बेटा, नोएडा बेस्ड। इन्होंने क्या करा, दिवाली पे एक्सपेंस करे बेटा स्टाफ के ऊपर। दिवाली पे गिफ्ट देते हैं ना बेटा, बोनस टाइप का एंड ऑल। तो उन्होंने क्या करे, वाउचर ले लिए, रेमंड कंपनी से वाउचर परचेज करे और अपने स्टाफ में बांट दिए। वो खर्चा अमाउंटिंग टू 15 लाख 20 लाख के आसपास पहुंच गया। वो उन्होंने अपने P&L में डेबिट कर दिया। खर्चा दिखा दिया तो इनकम कम हो गई। खर्चा दिखा दिया तो इनकम क्या हो गई बेटा? कम हो गई। असेसिंग ऑफिसर ने मना कर दिया, मैं खर्चा अलाउड नहीं करूंगा, उसको बोगस लग रहा था। तो असेसिंग को बेटा इंजस्टिस हुआ, उसने उसके अगेंस्ट क्या कर दिया? अपील फाइल कर दी। तो पहली अपील कहां जाएगी बेटा? CIT अपील, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। ये लग गई फर्स्ट अपील। यहां से हार जाएं, सेकंड ITAT, फुल फॉर्म लिख लेना बेटा, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। ITAT इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है। नेक्स्ट आपका बेटा हाई कोर्ट। सेकंड लगती है ITAT, थर्ड लगती है बेटा हाई कोर्ट, और अगर हाई कोर्ट से भी हार जाएं तो लास्ट सुप्रीम कोर्ट। HC की फुल फॉर्म? हाई कोर्ट। ओके। HC की फुल फॉर्म नहीं पता? नालायक। हाँ हाई कोर्ट। सॉरी। SC की शेड्यूल कास्ट? नहीं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। सर अपील कितनी बार कर सकते हैं वैसे? मेरे सामने लिखा तो है। नहीं, ये 4 बार ही कर सकते हैं बस। अब और 4 कम है, बाकी तो 4 जगह कहीं अलाउड भी नहीं है, इनकम टैक्स में 4 हो रही है। सर इसकी 4 मौके मिल गए जीतने के। इनकम टैक्स, ये ITAT की ITAT इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल।
ओके बोले बेटा क्या कहना चाह रहे हैं? एनी इफ्स एंड बट्स? नो सर नो सर। तो फाइनली करें हम स्टार्ट अपना Yes, इनकम टैक्स sir. एक्ट। चलो इनकम टैक्स एक्ट 1961 फाइनली अब स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। ये क्या कहता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसकी चार्जिंग सेक्शन है बेटा सेक्शन 4। जितने भी टैक्सेशन लॉ हैं उनमें एक सेक्शन होती है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन इज दैट सेक्शन विच क्रिएट्स लायबिलिटी। कंडीशन दे रखी होती है बेटा इनके अंदर, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो ये टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं होंगी ये टैक्स ही आपके ऊपर बेटा एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा बेटा, जितने भी टैक्सेशन लॉ होते हैं, जीएसटी पढ़ाऊंगा जीएसटी, कस्टम पढ़ाऊंगा कस्टम, और अब पढ़ा रहा हूं इनकम टैक्स। हर टैक्सेशन लॉ में एक सेक्शन होती है बेटा चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन इज दैट सेक्शन विच क्रिएट्स लायबिलिटी। चार्जिंग सेक्शन वो सेक्शन है बेटा जो लायबिलिटी क्रिएट करती है। इसमें कंडीशन दे रखी होती है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो गई तो ये टैक्स आपके ऊपर लगेगा, अदरवाइज आपके ऊपर टैक्स ही नहीं लगेगा। तो ये चार्जिंग सेक्शन क्या बोलती है ये मैं लिखवाता हूं, लिखो एक एक। मैं बोलता हूं बेटा आप लिखो। एवरी पर्सन, मैं भी लिखता हूं चलो। चार्जिंग सेक्शन का मतलब समझ में आ गया ना बेटा? विच क्रिएट्स लायबिलिटी, विच क्रिएट्स लायबिलिटी। क्या कहती है चार्जिंग सेक्शन? बोले बेटा। ये सारी कंडीशंस फुलफिल होनी है या इधर और वाला ऑप्शन है इसमें? सारी सारी सारी। अभी लिखना शुरू करो, मैं बताता हूं फिर। ओके। क्या बोलती है चार्जिंग सेक्शन 4? एवरी पर्सन, अंडरलाइन द वर्ड पर्सन, whose total income, underline the word total income, every person whose total income of the previous year, underline the word previous year, every person whose total income of the previous year exceeds the maximum amount not chargeable to tax. Exceeds the maximum amount not chargeable to tax, इसको लॉ में बोलते हैं बेटा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स को बोलते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर exceeds the maximum amount not chargeable to tax is an assessee. Is an assessee and is liable to pay tax in the assessment year and is liable to pay tax in the assessment year at the rate or rates given under Finance Act. Every person whose total income of the previous year exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax is an assessee and he is liable to pay tax in the assessment year at the rate or rate given under Finance Act. However, his total income
his total income shall be computed as per his residential status. However, his total income shall be computed as per his residential status. This is the whole crux of charging section. कम से कम बता रहा हूं बेटा 3 या 4 लेक्चर लगेंगे इन लाइनों को इंटरप्रेट करने में, ठीक है ना। कई चैप्टर खत्म कर दूंगा इसके थ्रू बेटा मैं। एक बार लिख लिया आपने? यस सर। चलो मन मन में बोलते रहो। इसके आगे क्या लिखा है? इनकम शैल बी, इनकम शैल बी, लास्ट लाइन कंप्यूटेड, इनकम शैल बी कंप्यूटेड as per his residential status. Income shall be computed as per his residential status. मैं दोबारा बोलता हूं तेजी से बेटा, अब हिंदी में बोल रहा हूं। हर वो पर्सन जिसकी टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, वो पर्सन असेसी मान लिया जाएगा। बोल सकता हूं ना बेटा मैं? इसको माइंड में सेट करो अपने, क्या बोल रहा हूं मैं। हर वो पर्सन जिसकी टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, वो पर्सन असेसी मान लिया जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? हिंदी कर रहा हूं ना भाई। हर वो पर्सन जिसकी टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, वो पर्सन असेसी मान लिया जाएगा। उस असेसी को टैक्स पे करना है इन द असेसमेंट ईयर। असेसी को टैक्स कब पे करना है बेटा? इन द असेसमेंट ईयर। और टैक्स रेट कहां पर दे रखे होंगे? एट द रेट और रेट गिवन अंडर फाइनेंस एक्ट। यानी कि इनकम टैक्स के रेट इनकम टैक्स एक्ट में नहीं दे रखे हैं। इनकम टैक्स के रेट कहां से आते हैं बेटा? फाइनेंस एक्ट। इनकम टैक्स के रेट इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है। इनकम टैक्स के रेट कहां से आते हैं बेटा? फाइनेंस एक्ट। और टोटल इनकम जो भी निकालेंगे वो उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से निकालेंगे। टोटल इनकम जो भी निकालेंगे वो उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से निकालेंगे। तो हर वो पर्सन जिसकी टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, वो पर्सन असेसी मान लिया जाएगा। असेसी को टैक्स पे करना पड़ेगा इन असेसमेंट ईयर एट द रेट गिवन अंडर फाइनेंस एक्ट। और उसकी इनकम जो भी कंप्यूट होगी एज पर हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। पढ़ना पड़ेगा बेटा पर्सन क्या होता है, पढ़ना पड़ेगा टोटल इनकम क्या होती है, पढ़ना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्या होता है, पढ़ना पड़ेगा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होता है, पढ़ना पड़ेगा असेसी का मतलब क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, फाइनेंस एक्ट क्या है और क्या होता है रेजिडेंशियल स्टेटस। एक ओवरव्यू मैंने हिंदी में दे दिया कि पर्सन की टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होते ही वो पर्सन क्या मान लिया जाएगा बेटा? असेसी मान लिया जाएगा। करूं स्टार्ट? यस सर। अब एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन क्या वर्ड यूज हो रहा है? पर्सन। पर्सन। तो पर्सन के डेफिनेशन लो बेटा। पर्सन को डिफाइन किया सेक्शन 2 क्लॉज 31। पर्सन इंक्लूड्स, एक बार लिखवा देता हूं फिर समझाऊंगा। 7 कैटेगरी है बेटा। कितनी कैटेगरी है? 7 याद करनी है आपको। पर्सन इंक्लूड्स नंबर 1 इंडिविजुअल, पर्सन इंक्लूड्स नंबर 2 हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, पर्सन इंक्लूड्स फर्म, पर्सन इंक्लूड company, person include association of person or body of individual. Person includes local authority. भाई पहले 6 तो लिख दिए। पर्सन इंक्लूड इंडिविजुअल, HUF, फार्म, कंपनी,
एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, और लास्ट है बेटा EFG, एनी अदर पर्सन नॉट कवर्ड अबव, एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट कवर्ड अबव। जो 6 में नहीं आएगा वो 7वें में आएगा। तो 6 में टाइम लगा लेते हैं। 6 में कौन कौन आएंगे? जो 6 में आ गए वो 6 में आ गए बेटा। जो पहले 6 में नहीं आएंगे वो किस में आएंगे फिर? 7वें में। Any other artificial judicial person not covered above. Okay. सर व्हाट इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन? लूंगा ना बेटा, एक एक सबको ही समझाऊंगा सातों के सातों डिटेल में। चलो करूं स्टार्ट? ओके सर। यस सर। पहले जरा बेसिक चेक कर लूं क्या पढ़ के आए हो सी सेट में या अभी बाकी पेपर में क्या पढ़ रहे हो। इसको क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 2 क्लॉज 31। क्लॉज 31। क्लॉज 31। सेक्शन के बाद क्या होता है? सबसेक्शन। सबसेक्शन 31। सेक्शन के बाद होती है सबसेक्शन। सबसेक्शन के बाद क्या होती है? क्लॉज। क्लॉज के बाद क्या होता है? सब क्लॉज। सब क्लॉज के बाद क्या होता है? नालायक, चुप हो गए। पैरा या आइटम। पैरा या आइटम के बाद क्या होता है? सब पैरा है, सब आइटम। इसके बाद क्या होता है? एक्सप्लेनेशन। अभी लो का पेपर शुरू नहीं हुआ, चलो पढ़ोगे। उसके बाद होती है एक्सप्लेनेशन और उसके बाद डलते हैं प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट। सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, पैरा आइटम, सब पैरा सब आइटम। उसके बाद बोलते हैं एक्सप्लेनेशन, उसके बाद बोलते हैं प्रोविजो। प्रोविजो प्रोवाइडेड दैट। ओके सर। पहला प्रोविजो हो तो प्रोवाइडेड दैट, दूसरा हो तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, ऐसे चलता है ना बेटा ये। हाँ जी। लो पढ़ोगे जब काम आएगा। ठीक है? यस सर। चलो, और रूल्स में कैसे इंटरप्रेट करते हैं? रूल्स में तो सेक्शन थी, रूल्स में क्या चलेगा? रूल, सब रूल, आगे अरे आगे क्या होता है बेटा? सर नहीं पता। नालायक, आगे सेम होता है, बिल्कुल सेम। क्लॉज, सब क्लॉज, पैरा आइटम, सब पैरा सब आइटम, बिल्कुल सेम होता है, बस स्टार्टिंग के 2 में फर्क होता है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल होता है ना, उनमें भी आर्टिकल, सब आर्टिकल, उसके बाद सेम। ठीक है? ओके सर। चलो एक चीज और सिखा देता हूं अब। इसको क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 2 क्लॉज 31। सेक्शन 2 क्लॉज 31। सेक्शन 2 क्लॉज 31। दिक्कत अभी मैंने लिखवाया सेक्शन के बाद होती है सबसेक्शन। सबसेक्शन। तो फिर मैं सेक्शन के बाद क्लॉज को बोल रहा हूं। 31। इसको बोलते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 31। सर सेक्शन के बाद सबसेक्शन होते हैं ना। जी बेटा। सर हम यहाँ पे सेक्शन 2 क्लॉज 31 तो इसलिए बोले जस्ट बिकॉज एक तो सेक्शन 2 में जितनी भी डिफाइंस आती है तो इस वजह से हमेशा यही यूज किया जाता है सेक्शन। मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, सेक्शन के बाद कब सबसेक्शन बोला जाता है और सेक्शन के बाद कब क्लॉज बोला जाता है? सर क्लॉज तब बोला जाता है जब हम डिफाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को, जैसे कंपनी की डिफाइन करी थी हमने, मतलब डेफिनेशन में बोलते हैं क्लॉज, अदरवाइज सबसेक्शन। हाँ जी। सेक्शन 10 क्लॉज 1 एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जम्प्ट। तो यहाँ पर क्लॉज क्यों बोल रहे हैं बेटा?
चलो मैं बोलता हूँ तेजी से, लाइफ टाइम ध्यान रखना, आपके काम आएगा, मुझे लगा पढ़ रखा होगा लॉ में। होता क्या है, एक सेक्शन के मल्टीपल पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स में अगर आपस में कनेक्टिविटी है तो सेक्शन के बाद बोला जाता है सबसेक्शन, और अगर पार्ट्स में आपस में कनेक्टिविटी नहीं है तो सेक्शन के बाद बोलते हैं बेटा हम क्लॉज। एक सेक्शन के मल्टीपल पार्ट्स हैं, लाइफ टाइम याद रखना बेटा, ये एक सेक्शन के अगर मल्टीपल पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स में आपस में अगर कनेक्टिविटी है तो हम सेक्शन के बाद बोलते हैं सबसेक्शन। अगर पार्ट्स में अलग अलग कहानियां लिखी हुई हैं बेटा तो हम सेक्शन के बाद बोलते हैं क्लोज। जैसे डेफिनेशन बेटा 1 में कुछ और डिफाइन है, 2 में कुछ और डिफाइन है, 3 में कुछ और है, 31 में कुछ और है, 34 में कुछ और है, 40 में कुछ और है, अलग अलग डिफाइन है, आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है इन चीजों की, तो हम सेक्शन के बाद बोलेंगे क्लोज। तो ये लाइफ टाइम कभी मत बोलना कि डेफिनेशन में क्लोज होता है ना, ये चेक होता है कि आपस में कनेक्टिविटी है या नहीं। अगर एक ही चीज कनेक्टेड चलती जा रही है तो सेक्शन के बाद सबसेक्शन, अलग अलग कहानियां लिखी हुई हैं बेटा तो सेक्शन के बाद क्या बोलेंगे हम, क्लोज। ठीक है? यस सर। काम आएगा ये एग्जाम में, किसी ने पूछना नहीं, पर लाइफ में काम आएगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, मैं आपको सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं पर्सन, तो ये 2-1 में क्यों नहीं है बेटा? सर क्योंकि स्टार्टिंग लेटर पी है, डेफिनेशंस आर अल्फाबेटिकली रिटन। डेफिनेशन जो लिखी जाती हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलती हैं, जस्ट लाइक डिक्शनरी। डेफिनेशन जो भी लिखी जाती है ना बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलती हैं, जस्ट लाइक डिक्शनरी। जैसे एसएससी की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा वो ए से स्टार्ट है, पहले मिलेगा। असेसमेंट ईयर ए से स्टार्ट है, पहले मिलेगा। प्रीवियस ईयर पी से स्टार्ट है, वो बाद में मिलेगा। तो डेफिनेशन जितनी भी लिखी जाती है वो सारी की सारी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे डिक्शनरी होती है ना वैसी डेफिनेशन चलती है। क्लियर? सर चलो अब इससे पहले मैं डेफिनेशन स्टार्ट करूं, बस एक चीज और बता दो, कई बार तो डेफिनेशन में होता है 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 एंड सो ऑन। कई बार होता है 2A, 2B, 2C, 2D एंड सो ऑन। सब क्लॉज नहीं, नो डाउट क्लोज है। ये 1, 2, 3 कब होता है और ABCD कब होता है? सर ABCD तब होता है जब 2-1 का A पार्ट हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े हैं, उसमें चलती है डेफिनेशन अल्फाबेट में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आई डोंट नो आपने पढ़ा है नहीं पढ़े, उसमें ABCD है बेटा। CPC पढ़ेंगे, CRPC पढ़ेंगे ना, जब ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर, उसमें भी अल्फाबेट में चलती है ABCD। कई जगह लिखा होता है 1, 2, 3, 4, ऐसा क्यों? मैं बोलता हूं, अगर डेफिनेशन कम है तो लेजिस्लेचर स्टार्ट कर देता है ABCD से, क्योंकि अल्फाबेट केवल 26 होते हैं। अल्फाबेट केवल 26 होते हैं, तो अगर कम डेफिनेशन है तो वो शुरू होता है बेटा 2A, 2B, 2C, 2D। अगर डेफिनेशन ज्यादा है तो वो शुरू हो जाते हैं बेटा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। जैसे GST में 120 डेफिनेशन है, तो अगर वो अल्फाबेट से शुरू कर देते, 27वीं डेफिनेशन का नाम क्या होता है बेटा? डबल ए, क्योंकि जेड 26 तक तो अल्फाबेट खत्म हो गया ना, फिर 27वीं डेफिनेशन का नाम क्या लिखते हैं वो? डबल ए। 53 डेफिनेशन हो जाती है डबल 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 ट्रिपल ए एंड सो ऑन। तो ये पार्लियामेंट की कंटेंशन के ऊपर होता है। अगर डेफिनेशन कम है तो वो ABCD से स्टार्ट हो जाते हैं, अगर डेफिनेशन ज्यादा है तो वो 1, 2, 3, 4 से क्या होते हैं बेटा? स्टार्ट होते हैं। आई होप यू आर गेटिंग द इशू। यस सर। तो फाइनली अपना शुरू करें अब। यस सर। चलो जी, अब फाइनली अपना मुद्दे पे आ जाते हैं। नॉलेज के लिए था वो तो खाली। एक्सक्यूज मी बोले बोले सर, ये एक बोलो बार बेटा। मेरे को ये पेज स्क्रॉल कर दो नीचे प्लीज। लो जी, ना लिख पाओ तो बेटा वो ले लिया करो स्नैपशॉट। आओ मुद्दे पे आओ। सबसे पहला पर्सन कौन है बेटा? इंडिविजुअल। जल्दी से बताओ इंडिविजुअल क्या होता है? सर कोई भी ह्यूमन बीइंग। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मीन्स कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन। पर्सन मत बोलो नालायक, पर्सन की डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं और फिर बोल रहा है पर्सन। हाँ सर, पर्सन की डेफिनेशन पढ़ रहा है। इंडिविजुअल मीन्स पर्सन, पर्सन मीन इंडिविजुअल। टाइम पास करते रहो। इंडिविजुअल मीन्स नेचुरल ह्यूमन बीइंग। माइक को म्यूट करो बेटा। इंडिविजुअल मीन्स नेचुरल ह्यूमन बीइंग। किसकी बात कर रहा है बेटा? ये ही की बात कर रहा है, शी की बात कर रहा है? दोनों।
भाई लॉ में हर जगह लिखा होता है ही इज लायबल टू पे टैक्स, ही इज लायबल टू पे फाइन, ही इज लायबल टू पे आपका पेनल्टी। व्हाट अबाउट शी? सर उन पे भी एप्लीकेबल होगा। वो हर लॉ में लिखा रहता है ही कैन बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर, ही को फांसी पर लटका दो, ही को ये कर दो। व्हाट अबाउट शी? अरे लॉ पढ़ा नहीं क्या आपने? एवरी ही इंक्लूड शी, नहीं पता? जर्नल क्लोजेज एक्ट लॉ में लिखा होता है बेटा ही, पर ये इम्प्लाइड है एवरी ही इंक्लूड शी। जैसे इंडियन पीनल कोड पढ़ेंगे, सीआरपीसी पढ़ेंगे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वहां पर लिखा हुआ है बेटा ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड। देन व्हाट अबाउट शी? क्या सी को सजा नहीं मिलेगी बेटा? एवरी ही इंक्लूडेड शी, ऑल्दो गलत है ये, क्योंकि शी के अंदर ही आता है, SHE। तो जिन्होंने भी लॉ लिखे हैं बेटा आई थिंक वो मेल डोमिनेटेड होगा बेटा, पर लॉ यही है, ठीक है? तो इंडिविजुअल मीन्स नेचुरल ह्यूमन बीइंग, ही एनी मेल, एनी फीमेल और एनी माइनर चाइल्ड। ही शी बोथ, ठीक है? चलो ये मेजर की बात कर रहा है, माइनर की बात कर रहा है? सर माइनर चाइल्ड भी इंक्लूड होता है। मुझे बताओ बस, इंडिविजुअल लिखा हुआ है, पर्सन इंक्लूड इंडिविजुअल, मेजर आएंगे ये मैं बताऊंगा। एक तो मुश्किल वाली सारी चीजें मैं आप खाली आसान वाली लेना, मुश्किल वाली तो मैंने बता दी, मेजर आएंगे। माइनर तो माइनर चाइल्ड आएगा बिल्कुल, अगर उसकी इनकम टैक्सेबल होगी तब आएगा वो। हाँ इनकम है मान के चल रहे हैं भाई। मेजर माइनर बोथ। इंडियन सिटीजन आएंगे। व्हाट अबाउट फॉरेन सिटीजन? फॉरेन सिटीजन आएंगे। इनकम इज जनरेटेड विदिन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्रिस गेल साहब इंडिया में आके IPL खेल रहे हैं, इनकम हो रही है बेटा। सर इफ देयर इनकम इज जनरेटेड विदिन द क्रिकेटर टेरिटरी ऑफ XYZ इंडिया, नाम मुझे ज्यादा पता नहीं, वो इंडिया में आके क्रिकेट खेल रहे हैं, इनकम जनरेट हो रही है। सर विदिन द टेरिटरी ऑफ इंडिया जनरेट हो रही है। यस, इंडिविजुअल लिखा है ना बेटा, वो एलियन थोड़ी ना है। तो चाहे इंडियन सिटीजन हो चाहे फॉरेन सिटीजन हो। इंडिविजुअल मीन्स नेचुरल ह्यूमन बीइंग, ही शी बोथ, मेजर माइनर बोथ। ही मे बी इंडियन सिटीजन, ही मे बी फॉरेन सिटीजन, कोई भी हो भैया, इंडिविजुअल की डेफिनेशन में आओगे। अगर इनकम कमाई है, इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। यस सर, ठीक है? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इडियट, ल्यूनेटिक, कोई भी हो बेटा, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ इंडिविजुअल इज कवर्ड अंडर डेफिनेशन ऑफ पर्सन। किसी को नहीं छोड़ा बेटा इन्होंने। एक न्यूली बॉर्न बेबी अगर उसकी भी इनकम हो रही है, अंबानी साहब के भी पोता हुआ है ना बेटा, तो उसकी तो गिफ्ट ही बहुत ज्यादा होगी, टैक्सेबल इनकम में आ जाएगी वो। उन साहब को भी टैक्स देना पड़ जाएगा, वो न्यूली बॉर्न बेबी को, जिसको ये भी नहीं पता कि उसका नाम क्या है, जिसको ये भी नहीं पता बेटा अभी कि उसके पेरेंट्स कौन है, कुछ पता ही नहीं उसको, तो नालायक हो, छोटा है अभी तो वो चिल्लड़। इनकम कमाई है, टैक्स देना पड़ जाएगा। ओके चलो पहला पर्सन वाइंड अप हुआ मेरी तरफ से, इंडिविजुअल, एनी इफ्स एंड बट्स। नो सर। चले मूव ऑन। यस सर। सेकंड पर्सन कौन है? HUF। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF। जल्दी से बताओ क्या होता है, फुल फॉर्म बताना मत। सर हाइब्रिड ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी। HUF इज हाइब्रिड ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। सर जो एक बिजनेस होता है जो उनकी जनरेशन ही चलाती रहती है। जो बिजनेस होता है उनकी जनरेशन ही चलाती रहती है। असल में आपने सी सेट में पढ़ानी होगा, मैं बोलता हूँ, आप लिखो। HUF इज अ कॉमन फैमिली बिजनेस। headed by one person known as manager और कर्ता। HUF is a common family business। फैमिली बिजनेस है बेटा ये। HUF is a common family business headed by one person known as manager और कर्ता। एक कॉमन फैमिली बिजनेस होता है जिसको एक पर्सन हेड करता है, नोन एज मैनेजर और करता। बेटा फैमिली का मतलब क्या? फैमिली में कौन कौन आए?
अब आपने पढ़ नहीं रखा, सीधा मैं लिखवाता हूँ। सर फैमिली में न्यू बॉर्न सबके सब आएंगे, न्यू बोर्न बेबी भी अगर होगा तो। न्यू बॉर्न बेबी भी मैं लिखवाता हूँ ना, सुनने पे ध्यान दो। मैं इनकम टैक्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। कहीं कोई LLB कर रहा हो तो वहाँ डेफिनेशन अलग चलती है हिंदू लॉ में। मैं इनकम टैक्स की डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ बेटा। फैमिली फॉर द पर्पस ऑफ HUF, फैमिली फॉर द पर्पस ऑफ HUF। असेसी खुद, मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद, मेरी स्पाउस वाइफ और इनके बच्चे, बस 3 पर्सन आते हैं बेटा। मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे। HUF में मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे। मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, केवल ये पर्सन किस में आएंगे बेटा? आपके HUF में आएंगे। मेरे पेरेंट्स भी मेरी HUF का पार्ट नहीं है, जबकि मैं उनकी HUF का पार्ट हूं। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे पेरेंट्स मेरी HUF का पार्ट नहीं है, जबकि मैं उनकी HUF का पार्ट हूं। समझ आया बेटा? सर ये HUF इज कॉमन फैमिली बिजनेस। कॉमन फैमिली बिजनेस हेडेड बाय वन पर्सन नोन एज मैनेजर और करता है। फैमिली में मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, असेसी हिमसेल्फ, स्पाउस एंड देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स भी मेरी HUF का पार्ट नहीं है बेटा, जबकि मैं अपने पेरेंट्स की HUF का पार्ट हूँ, क्योंकि मैं उनके चिल्ड्रन की डेफिनेशन में आ रहा हूँ ना। तो मेरे फादर मेरी HUF में नहीं आएंगे, जबकि मैं फादर की HUF का पार्ट हूँ। यस सर। क्लियर? बाकी तो डिटेल में इसमें फाइनल में है, पर आपके लेवल पे क्वेश्चन आता है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बेटा मुस्लिम बाहर, नाम से ही समझ लो, नाम से पकड़ लो ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यानी कि MUF का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली। मुस्लिम बाहर, क्रिश्चियन बाहर, यहूदी बाहर, पारसी बाहर। व्हाट अबाउट जैन एंड सिख? वेदर जैन एंड सिख इज अ पार्ट ऑफ HUF और नॉट? कोई मेरे अलावा कोई जैन है बेटा? है सर। नहीं, कोई मेरे अलावा कोई जैन साहब है क्या बैच में, या मेरे अलावा कोई सिख भाई हो? वेदर जैन एंड सिख इज अ पार्ट ऑफ HUF और नॉट? सर है। अरे नालायक, कोई जैन नहीं है क्या? हाँ जी बेटा, पहले तो ये बताओ जैन हिंदू है नहीं है? हिंदू है सर। मेरे को चेक करके बताओ बेटा, मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ? जल्दी बोलो नालायक हो। सर हो हिंदू। यस, जैन एंड सिख इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिंदू। तो नीचे बड़ा बड़ा नोट डाल देना, जैन एंड सिख फैमिलीज, जैन एंड सिख फैमिलीज। आप लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा बेटा। जैन एंड सिख फैमिलीज आर ऑल्सो गवर्न बाय HUF। जैन एंड सिख फैमिलीज आर ऑल्सो गवर्न बाय HUF। सर किसी का माइक ऑन है, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है किसी से। बेटा माइक ऑफ रखो, जब क्वेरी हो तभी ऑन करना, ठीक है ना? फिर से रिपीट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जैन एंड सिख फैमिलीज आर ऑल्सो गवर्न बाय HUF। तो जैन भी अपनी HUF बना सकते हैं बेटा, सिख भी अपनी HUF बना सकते हैं। चलें आगे? यस सर। चलो सर पहला बोलो बेटा, बोलो। क्रिश्चियंस, क्रिश्चियन अभी तो बोला बेटा, नाम से ही बाहर है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्रिश्चियन बाहर है, ओके सर ओके। बुद्धिस्ट बाहर हैं, पारसी बाहर हैं, यहूदी बाहर हैं, मुस्लिम बाहर हैं। नालायक, अभी तो बताया था मैंने। दोस्त झपकी लग जाती है बेटा, सुबह सुबह बैच है ये। चलो, और नालायक बोलने की आदत है मुझे कि आप पर्सनल हो जाओ। नो सर इट्स ओके। इट्स ओके। चलो, पहला पर्सन कौन था? इंडिविजुअल। हाँ जी। कहाँ गया? हाँ जी। ये पढ़ लिया। दूसरा पर्सन HUF ये पढ़ लिया। तीसरा पर्सन आ जाओ, फॉर्म। सर एक क्वेरी है। बोले, क्वेरी बोले बेटा। सर HUF में जो 2 नेचर ऑफ स्कूल आते हैं, मिताक्षरा। HUF में जो बेटा 2 होते हैं ना, दया भाका, मिताक्षा। हाँ। मैंने बार बार बोला था ना, वो CPC में चलता है, हिंदू लॉ में काम आएगा, इनकम टैक्स में कोई लेना देना नहीं। ओके सर। ये बेटा मेरी नॉलेज चेक कर रहे हो आप? नालायक, सुनिए, कि एक बार चेक तो करें, सर को भी पता है या नहीं पता।
चलो कोई लेना देना नहीं है बेटा, वहां तो डेफिनेशन भी अलग है, वहां तो पेरेंट्स भी काउंट होते हैं एचयूएफ में ना। ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ, नॉलेज बेटा बाद में चेक कर लेना ना क्लास के बाद। क्लास के बाद मैं 5 मिनट का क्वेरी सेशन रखता हूँ, उसमें पूछना। चलो मुद्दे पे आओ। फर्म, तीसरा पर्सन है बेटा फर्म। फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म या दोनों? सर दोनों आ जाएंगे मेरे ख्याल से। दोनों। ओनली पार्टनरशिप फॉर्म। ओनली पार्टनरशिप फर्म। सोल प्रोप्राइटर कहाँ गई बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप। जिस बच्ची ने बोला था बेटा ओनली पार्टनरशिप, देन बेटा व्हाट अबाउट सोल प्रोप्राइटर? इंडिविजुअल्स। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। फर्म का मतलब इनकम टैक्स एक्ट में केवल और केवल पार्टनरशिप फर्म है। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म टैक्स देती है अंडर द हेडिंग इंडिविजुअल। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, इनकम टैक्स में फर्म का मतलब, मैं इसी में लिख देता हूं ना, यहीं की यहीं। इनकम टैक्स में फर्म का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म। इनकम टैक्स में फर्म का मतलब होता है बेटा केवल और केवल पार्टनरशिप फर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जो होती है वो अंडर द हेडिंग इंडिविजुअल जाती है, ठीक है। और याद रखना पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड LLP ऑल्सो। हैव यू हर्ड दिस नेम? यस सर। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। बेटा माइक को म्यूट करो, किसी पर्सन का माइक डिस्टर्ब कर रहा है। पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड LLP ऑल्सो। सर LLP की फुल फॉर्म क्या बताई थी? LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। हाँ जी बेटा बोले, बोलो बेटा किसकी क्वेरी थी? नहीं वही फुल फॉर्म पूछ रहे थे। अच्छा फुल फॉर्म ही पूछ रहे थे। ठीक है जी, 3 पर्सन हो गए, नाम याद करते रहना। इंडिविजुअल हो गए, HUF हो गए, फर्म। फर्म को मैं सीधा बोल देता हूं पार्टनरशिप फर्म। सोल प्रोप्राइटर कहां गई? सोल प्रोप्राइटर गई अंडर द हेडिंग इंडिविजुअल। सोल प्रोप्राइटर अंडर द हेडिंग इंडिविजुअल। And partnership firm include LLP also, limited liability partnership firm। ठीक है बेटा। चौथा पर्सन कौन है? चौथा पर्सन कौन है? कंपनी। एक याद रखना, कंपनी की डेफिनेशन यहाँ बहुत ह्यूज एंड वाइड डेफिनेशन है। कंपनी में लिख ही देता हूं सीधा। इनकम टैक्स में कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट सारी आएंगी। कंपनी में कंपनीज एक्ट पर कंपनीज एक्ट सारी आएंगी। इट इंक्लूड फॉरेन कंपनी, इट इंक्लूड बॉडी कॉर्पोरेट। सर फॉरेन कंपनी मतलब जो इनकॉर्पोरेट बाहर हुई हो लेकिन इनकम इंडिया में कर रही हो, राइट? एग्जैक्टली, परफेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट है बेटा, जियांग टेक्सटाइल है, वन ऑफ माय क्लाइंट इन गुंजाओ चाइना, उनका इंडिया में भी अर्निंग होती है बेटा। लाइसेंस ऑफिस है इनके यहाँ पर। तो वो कंपनी जो इंडिया से ये इनकम अर्न कर रही है फॉरेन कंपनी। एनी टाइप ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। ICSI सबसे बढ़िया एग्जांपल स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन का। इनकम टैक्स में कंपनी है ये, और मैं डेफिनेशन इनकम टैक्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। कोई कंपनी लॉ वाले सर के पीछे पड़ जाए कि जैन सर ने ये पढ़ाया था कि कंपनी ICSI भी कंपनी है, तो पहले तो वो चपेट मारेंगे फिर मैं चपेट मारूंगा। मैं इनकम टैक्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जहां जहां वर्ड कंपनी आता है ना बेटा, आपका दिमाग अननेसेसरी चलना शुरू हो जाता है कि हाँ हाँ कंपनीज एक्ट की बात चल रही होगी। यहाँ डेफिनेशन ह्यूज एंड वाइड है। RBI स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, इनकम टैक्स में कंपनी माना जाएगा। SBI स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है बेटा, इनकम टैक्स में कंपनी माना जाएगा। सबसे बढ़िया एग्जांपल अपना ICSI स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। ICSI इनकम टैक्स में कंपनी है। सर ये क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट प्लस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ओके ओके। सबसे पहला कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट, वो सारी आ गई बेटा इसमें। जो कंपनीज एक्ट वाली पढ़ोगे आप, कंपनी लॉ शुरू हो गया आपका? यस सर।
उसमें जो पढ़ोगे वो सारी कंपनी आएंगी, फॉरेन कंपनी आएगी। बॉडी कॉर्पोरेट पढ़ोगे वो आएगा बेटा। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस ये सब इनकम टैक्स में कंपनी माने जाते हैं। सर बॉडी कॉर्पोरेट में कौन सी कंपनी इंक्लूड होती है? बॉडी कॉर्पोरेट में कौन से? बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी माने जाएंगे ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट पुरानी है अभी कंपनी लॉ में। ये है कंपनी एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है बेटा, फाइनल में डिटेल में है ये। फाइनल में एक्चुअली में है ही आपके सिलेबस में कंपनी। आपके लेवल पे, इस लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे तो आपको इंडिविजुअल ज्यादा पढ़ाते हैं बेटा, फाइनल में खाली कंपनी है बस। कितने पर्सन हो गए टोटल बेटा? 4। इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप, फर्म एंड एलएलपी, नंबर 4 कंपनी। यहां तक कोई इफ्स एंड बट्स? नो सर। चले मूव ऑन। 5वां पर्सन है बेटा इनकम टैक्स की नजरों में एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एक एक को 1 बाय 1 पिक करते हैं, दोनों अलग अलग है। एसोसिएशन ऑफ, बोलो बेटा, पर्सन। और डेफिनेशन भी किसकी चल रही है? पर्सन की। डेफिनेशन भी किसकी चल रही है बेटा? पर्सन की। यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिविजुअल भी मेंबर हो सकता है, एचयूएफ भी मेंबर हो सकती है, एक पार्टनरशिप फर्म भी मेंबर हो सकती है, एक कंपनी भी मेंबर हो सकती है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी संस्था जिसमें इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी कोई भी मेंबर हो सकते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या नाम दे दिया बेटा इनकम टैक्स ने? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं बेटा, ज्वाइंट वेंचर, एक कंपनी एक्स लिमिटेड, एक पार्टनरशिप फर्म और एक एचयूएफ, इन तीनों ने मिलके नोएडा में कोई ज्वाइंट वेंचर लगा दिया। एक कंपनी ने, एक फर्म ने और एक एचयूएफ ने, तीनों ने मिलकर नोएडा में क्या लगा दिया बेटा? कोई ज्वाइंट वेंचर लगा दिया। अब वो ज्वाइंट वेंचर इनकम कमाएगा। ज्वाइंट वेंचर ने क्या करनी है बेटा? इनकम अर्न करनी है। अब इनकम अर्न करनी है, ज्वाइंट वेंचर को इनकम हुई बेटा 100 करोड़ रुपए। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं ऐसे ही। अब इनकम पे टैक्स लगे, इसको कौन सी हेडिंग में लेके जाएं? ज्वाइंट वेंचर को कौन सी हेडिंग में लेके जाएं? इनकम तो कमाई है। अब ना ये प्योरली इंडिविजुअल है, ना ये प्योरली एचयूएफ है, ना ये प्योरली कंपनी है, ये तो मिक्स मैच हो रहा है। इसमें मेंबर पार्टनरशिप फर्म भी है, एचयूएफ भी है, एक्स लिमिटेड कंपनी भी है। तो इस ज्वाइंट वेंचर को क्या बोलेंगे लोग की नजरों में बेटा? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप, एक संगठन, एक इंस्टीट्यूशन जिसमें इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी भी मेंबर हो सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है बेटा? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एग्जाम्पल ज्वाइंट वेंचर। दूसरा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मुझे लगता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर चेक करें ना बेटा, इंडिविजुअल भी मेंबर होते हैं, एचयूएफ भी मेंबर होती है, कंपनी भी मेंबर होती है, और इवन एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी के अंदर मेंबर हो जाती है। आपकी अगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हो, उनमें चेक करना बेटा, उसमें अलग अलग टाइप के मेंबर मिलेंगे। इंडिविजुअल भी मेंबर होगा, कंपनी भी मेंबर होगी, कोई फर्म भी मेंबर होगी, इवन एक सोसाइटी भी दूसरी सोसाइटी में क्या होती है बेटा? मेंबर होती है। तो सोसाइटी को क्या माना जाएगा इनकम टैक्स की नजरों में? इनकम टैक्स की नजरों में माने जाएंगे वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन। समझ आया बेटा? यस सर। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉडी है, एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म कोई भी पार्टनर हो सकते हैं। इवन एक एओपी भी दूसरे एओपी में मेंबर हो जाती है। भाई एक सोसाइटी भी दूसरी सोसाइटी में क्या होती है बेटा? मेंबर होती है। उसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इधर आओ, ये नाम से ही क्या है? नाम से ही पढ़ो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सबसे बढ़िया एग्जांपल स्टूडेंट यूनियन, लेबर यूनियन। ऑल्दो इनकी इनकम होती नहीं, पर फिर भी मान लो अगर इनकी इनकम है और वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, ये भी तो पॉसिबल है ना कि इनके पास इनकम है और वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो इनके ऊपर भी टैक्स लगेगा अंडर द हेडिंग
body of individual. Under the heading body of individual. सर एक मिनट, आपने क्या बताया था, समझ नहीं आया। BOI का BOI, हाँ मतलब वो स्टूडेंट यूनियन वाला। BOI नाम से पकड़ो बेटा, धीरे धीरे अपने आप समझ में आएगा। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अच्छा अच्छा ठीक है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें केवल इंडिविजुअल होंगे। भाई AOP में तो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, अदर देन इंडिविजुअल भी हो सकते हैं ना। पहले AOP समझ में आया नहीं आया बेटा? हाँ जी आ गया। अब AOP में तो इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, HUF कंपनी कोई भी हो सकती है, जबकि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में केवल और केवल इंडिविजुअल होंगे। सबसे बढ़िया एग्जांपल लगता है स्टूडेंट यूनियन, लेबर यूनियन। ठीक है, और एग्जांपल देता हूं इसका। फादर, उनके बेटा लेटर से 3 बच्चे ABC, तो जब तक फादर जिंदा थे, फादर इनकम कमा रहे थे, उनको टैक्स लग रहा था बेटा अंडर द हेडिंग इंडिविजुअल। फादर की डेथ हो गई बेटा ऑल ऑफ सडन लेटर से, अब उनकी इनकम पे तो टैक्स लगेगा। लो रिकवर करेगा उन तीनों बच्चों से, वो तीनों को इकट्ठा ले लेगा अंडर द हेडिंग बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ओके ओके। यस सर। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब होता है एक संस्था बोल दो, ऑर्गेनाइजेशन एक बॉडी है बेटा, ये ग्रुप है जिसमें केवल इंडिविजुअल होंगे। ठीक है, चलो मूव ऑन। बोले बेटा 6th पर्सन कौन है? लोकल अथॉरिटी। सर बोले बेटा, सर एक बोलो बच्चे, पूछूं? सर एक बार बोलो बोलो बोलो। सर आपने बोला कि BOI ज्वाइन होते हैं एक ग्रुप ऑफ उसमें पर्सन में, इंडिविजुअल में, फॉर द इंटेंशन ऑफ सम इनकम। नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेटा, देयर मे बी और मे नॉट बी इनकम मोटिव। स्टूडेंट यूनियन इंडिविजुअल होते हैं। एक मिनट बेटा, एक मिनट, पहले जिसकी क्वेरी है बेटा उसको खत्म करने दो। जैसे इनकम मोटिव होना कोई जरूरी नहीं है ना बेटा। स्टूडेंट यूनियन इनकम मोटिव कोई पर्पस थोड़ी ना है। फादर की डेथ हो गई, वो तीनों बच्चे बेटा बाय डिफॉल्ट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में आ गए, तो वहां कोई इनकम मोटिव थोड़ी ना था, तो बाय डिफॉल्ट ही बन गए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में मतलब इनकम का मतलब होता है उसमें। इनकम होगी तभी तो हम पढ़ रहे हैं ना, टैक्स तो तभी लेंगे जब इनकम भी होगी। तो सर मैंने मोटिव है या नहीं है वो एक अलग चीज है। सर मैंने एक मतलब एक गूगल में कहीं पढ़ा था कि बस स्टॉप में कुछ लोग खड़े हो रखे हैं और ट्रैवलिंग या ट्रेन के लिए खड़े हो रखे हैं, तो उनको भी BOI बोला गया है, तो उसमें तो कोई इंटेंशन आया ही नहीं। उनको BOI क्यों बोला? उनकी इनकम कहाँ से आएगी इकट्ठी? सर मैं आपको, वो इनकम तो होगी। मैं इनकम टैक्स अथॉरिटी हूँ बेटा, बस स्टॉप पे 10 बंदे खड़े हैं, तो उन 10 को पकड़ दो, मैं बात सुनो इधर आओ, मैं तुमसे टैक्स लूंगा। वो 10 के 10 पकड़ने के बेटा मेरे को बस के नीचे कर देंगे वो। क्लास के बाद लेता हूँ आपका AOP समझा दो सर। AOP बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है जिसमें इंडिविजुअल, HUF फर्म कोई भी मेंबर हो सकता है। जैसे ज्वाइंट वेंचर, एक पार्टनरशिप फर्म कंपनी ने मिलकर ज्वाइंट वेंचर लगा दिया, तो ज्वाइंट वेंचर ने इनकम कमाई, उसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो वो टैक्स किस हेडिंग में दे? अंडर द हेडिंग एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सोसाइटी भी जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल दिया था बेटा मैंने। कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंडिविजुअल भी मेंबर होते हैं, HUF भी मेंबर होते हैं, कंपनी भी मेंबर होती है, और इवन एक सोसाइटी भी दूसरी सोसाइटी में मेंबर होती है, तो उसको कौन सी हेडिंग में लेके जाएंगे? अंडर द हेडिंग AOP। ओके ओके ओके। और बोले बेटा सर एक लास्ट बार BOI और समझा दो बस। BOI में खाली और खाली इंडिविजुअल होते हैं बेटा। ओके ओके सर, एक ऐसा ग्रुप स्टूडेंट वाला जो समझाया था, स्टूडेंट में खाली इंडिविजुअल है ना बेटा? हाँ जी हाँ जी। तो स्टूडेंट यूनियन को किस हेडिंग में लें? अंडर द हेडिंग बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ओके 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 ठीक है। NGO भी AOP के एग्जांपल्स में? NGO तो एक वर्ड है, वो डिपेंड करता है किस फॉर्म में काम कर रही है। NGO तो एक कॉमन वर्ड है। अगर NGO है बेटा सेक्शन 8 कंपनी, तो सेक्शन 8 कंपनी में जाएगी। NGO अगर ट्रस्ट है बेटा तो 7th कैटेगरी में लूंगा अभी मैं। NGO तो एक वर्ड होता है ना बेटा। स्कूल किस में जाएगा? तो खाली स्कूल में क्या बताऊं? ये बताओ ना स्कूल किसका है। स्कूल दीपक जैन का है, इंडिविजुअल में लो। स्कूल दीपक जैन प्राइवेट लिमिटेड का है, कंपनी में लो। खाली स्कूल तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा ना। आप समझ रहे हो? आपने कौन से स्कूल का नाम बताओ अपने बेटा? डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल। अब खाली इस नाम से मैं बता ही नहीं सकता कि किस में जाएगा ये।
तो जब भी मेरे को इनके इनकम टैक्स रिटर्न भरनी होगी, मैं इसके मालिक से पूछूंगा, हाँ भाई इसका मालिक कौन है? वो बताएगा जी इसका मालिक तो अकेला मैं हूँ, चल भाई सोल प्रोप्राइटर। वो बोलेगा जी हम 2% पार्टनरशिप फॉर्म में चला रहे हैं, चलो जी पार्टनरशिप फॉर्म। वो बोलेगा नहीं जी ये कंपनी फॉर्म में है, चलो जी कंपनी। तो खाली स्कूल अगर आप बोलोगे ना, मैं बता नहीं पाऊंगा कि कौन सा पर्सन है ये। बोले बेटा। सर मिल गया है, ये क्लियर टैक्स गूगल में मैंने करा था, उसमें लिखा हुआ है कि फॉर इंस्टेंस इफ अ ग्रुप ऑफ पीपल आर ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन और वेटिंग फॉर अ बस एट अ बस स्टॉप, दे माइट बी अ ग्रुप ऑफ पीपल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो इनकम कहाँ से लाऊं बेटा टैक्स लगाने के लिए? अब ऐसे तो क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, आप सारे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, है ना, मतलब हो सकते हैं ना हम, तो इनकम भी तो कुछ हो आपस में, इसको टैक्स से तो जोड़ूंगा मैं कहीं। अब हम 63 बच्चे बेटा इस बैच में नजर आ रहे हैं मुझे जो है, तो ऐसे तो इसको बोल दो ये भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। पार्क में सुबह सुबह जो घूम रहे हैं वो भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, आपस में कुछ तो कनेक्शन होगा। अच्छा ओके सर। ऐसे तो सब कुछ बॉडी ऑफ, बेटा कोई भी आपस में 2 लेडीज से बात कर रही हैं, हो गया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। डिपार्टमेंट पकड़ के ले जाएगा उन दोनों को, बात सुनो इधर आओ टैक्स दो। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, 63 को ही ले लो ना जो हम ग्रुप में है। ओके। अरे कहीं कुछ तो आपस में कनेक्शन होना बेटा। चलो हाँ ये बोल दो कि अगर हमने बेटा अपने एक ये जो बैच है हमारे बैच ने कोई प्रोजेक्ट ले लिया, इसको मैं ऐसे ले लेता हूं, जैसे ना मेरे को अपने क्लाइंट का बेटा काम करना है, कंपनी को एएस से मुझे इंड एएस में शिफ्ट करना है। क्लाइंट है मेरा यूपी का, अभी कंपनी एएस फॉलो कर रही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसको मैंने लेके जाना है इंड एएस पे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। अब वो काम बहुत भारी था, मैं अकेला नहीं कर पा रहा था, मैंने इस बैच की हेल्प ले ली पूरे की। अब हम सब मिलके उसको सर्विस देंगे, तो अब कहीं कोई कॉमन मोटिव तो हो गया ना बेटा हमारा, ठीक है ना, कॉमन मोटिव हो गया। अब जो इनकम आएगी उसको बोल देंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। ओके सर ओके। हाँ कुछ तो कॉमन मोटिव हो, मेरे लिए भी कुछ ट्रैवल कर रहे हैं, वे तो ट्रेन में बेटा हजारों लोग बैठे हैं, बसेस में हजारों लोग बैठे हैं, तो ये थोड़ी ना बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो जाएंगे, वो कॉमन मोटिव। अच्छा ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा, 6 पर्सन कौन है? लोकल अथॉरिटी। डीडीए, मैं दिल्ली के एग्जांपल ले रहा हूं, कहीं आप रट लें। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो आपके वहां पर भी होगी जो आपका पर्टिकुलर स्टेट है। एमसीडी, कंटेनमेंट बोर्ड, छावनी जो होती हैं, ये सब आपके किस में आएंगे बेटा? लोकल अथॉरिटी में। यस सर। डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी, मुझे दिल्ली के पता है बेटा, बाकी जो आप जिस भी स्टेट से हैं अपने अपने स्टेट के वो बोर्ड देख लेना, म्युनिसिपैलिटीज, डेवलपमेंट बोर्ड जो भी होते हैं सब लोकल अथॉरिटी होती है। तो जो 6 में आ गए वो तो 6 में आ गए, जो 6 में नहीं आएंगे, लो देख रहे हैं कितना क्लेवर है बेटा, वो 7th कैटेगरी में जाएगा। क्या नाम है इसका? एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन। तो ऑब्वियस सी बात है आर्टिफिशियल होगा, क्योंकि नेचुरल तो खाली इंडिविजुअल की डेफिनेशन में होते हैं, वो तो ऊपर आए गए भाई, इंडिविजुअल के अलावा बाकी तो सारे आर्टिफिशियल हैं। यस सर। तो इसलिए लिखा है जो 6 में नहीं आए वो बाय डिफॉल्ट किस में जाएंगे बेटा? 7th में। 2-4 एग्जांपल दे सकते हो 7th के? चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट लिख लो। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, इनकम कमाई टैक्स लगेगा भाई, कौन सी कैटेगरी में ले? माता वैष्णो देवी तो सुपर नेचुरल पावर है, उनको कहां से लेके आए? तिरुपति बालाजी सुना आंध्रा में, सबसे पैसे वाले भगवान है। शिरडी साईं महाराष्ट्र में, सुना है या नहीं सुना नालायक हो? सुना है सर। तो उनकी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, कौन सी हेडिंग में ले? तिरुपति बालाजी भगवान को कहां से लेके आए? वो तो सुपर नेचुरल पावर है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ट्रस्ट सब एनी अदर पर्सन में जाएंगे। ये आपकी यूनिवर्सिटीज एनी अदर पर्सन। बार काउंसिल जो एलएलबी जहां जाते हैं रजिस्टर्ड होते हैं, बार काउंसिल एनी अदर पर्सन। गुरु ग्रंथ साहिब, कोई सिख बच्चा होगा तो उसके पकड़ में आ जाएगा बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर ये आपने क्या लिखा है? रिलीजन, चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, बार काउंसिल। बार वो दारू वाला बार नहीं, एलएलबी वाला, ठीक है। कहीं अलग समझ जाए ना लायक।
गुरु ग्रंथ साहिब एटसेट्रा। तो ये टोटल 7 पर्सन है जो आपके बेटा पर्सन की डेफिनेशन में कवर होते हैं। एक बार 7 पर्सन के नाम 1 बाय 1 तेजी से कवर कर दो। द इंडिविजुअल मैं बोलता हूँ, इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म ऑब्लिक LLP, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, और 7th का है बेटा एनी अदर पर्सन नॉट कवर्ड अबव। जो 6 में कवर नहीं होंगे वो सब बाय डिफॉल्ट कौन सी कैटेगरी में कवर होंगे बेटा? आपके 7th कैटेगरी के अंदर कवर। सर एक बार लोकल अथॉरिटी बता दो। लोकल अथॉरिटी बेटा जो म्यूनिसिपैलिटीज होती है ना लोकल एरियाज की, उनको बोलते हैं लोकल अथॉरिटी। कहाँ पर रहते हैं बेटा आप? दिल्ली में रहता हूँ, मोती नगर। दिल्ली में रहते हैं ना, तो वहाँ पर जो भी MCD या जो भी लगता होगा ना बेटा आपका, हाँ जी हाँ जी, ये लोकल अथॉरिटी है। तो मोती नगर तो मेरे ख्याल MCD लगता है। MLA और चीफ मिनिस्टर। हाँ सर लगता है। MCD जो लगती है ना बेटा उसको लोकल अथॉरिटी बोलते हैं। सर ओपीसी किस में आता है? इंडिविजुअल में? किसमें? कौन सा बेटा? ओपीसी 1 पर्सन कंपनी में आएगा बेटा, कंपनी में। अच्छा, वो इंडिविजुअल के अंडर आता ना वैसे? हाँ, उसमें एक वो होता है पर्सन पर है कंपनी वो। अच्छा, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट हो जाती है ना वो। सर और MLA वगैरह, MLA चीफ मिनिस्टर, इंडिविजुअल मोदी इंडिविजुअल, BJP भारतीय जनता पार्टी एनी अदर पर्सन, केजरीवाल इंडिविजुअल, आम आदमी पार्टी एनी अदर पर्सन,